हेलो किंग आर्मी, आई होप तुम सब बढ़िया होगे। सो आज की जो सीरीज है उसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो सडनली एक गेम के अंदर चले जाता है और उस गेम के रूल कुछ इस तरह होते हैं कि अगर वो गेम के अंदर मारा जाएगा तो रियल वर्ल्ड में भी उसकी मौत हो जाएगी। तो ये स्टोरी काफी ज्यादा मजेदार है और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें काफी पसंद आएगी, इसलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चारों तरफ बर्फ पड़ी होती है और वहीं पर हमें एक पर्सन के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। साथ ही ग्राउंड पर कुछ ब्लड भी होता है और इसी के साथ हम एक पर्सन को देखते हैं जो फॉरेस्ट में काफी तेज भागते हुए मन ही मन कह रहा होता है, डैम ये सच में काफी कोल्ड है, आखिर दुनिया में क्या हो रहा है और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मेरा पीछा क्यों किया जा रहा है। तो एमसी कितना सोचते उसके बगल से एक एरो निकलता है जो उसके हाथ को इंजर्ड कर देता है और इसी के साथ एमसी वहीं पर नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आते हुए कह रहा होता है, सीरियसली अगर तुम भागने वाले हो तो तुम्हें बेहतर काम करना चाहिए। अगर तुम ओबीडियंटली यानी आज्ञाकारी होकर मरते हो तो हम सभी के लिए चीजें काफी आसान हो जाएगी। मास्टर यू बैक जॉन, क्या तुम मेरी बात से एग्री नहीं हो? तो इस पर्सन को देखते हुए जॉन मन ही मन कह रहा होता है, जब चीजें गलत होने लगी काश मैं नहीं बना होता। मैं शर्त लगाता हूँ कि उस टाइम मैं किसी तरह गेम का एक कैरेक्टर बन गया। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि एमसी के सामने एक गेमिंग विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है, क्या तुम मेरे साथ बेट लगाना चाहोगे? अगर तुम मेरे द्वारा प्रपोज किए गए रास्ते से गेम जीत लेते हो तो मैं तुम्हें अपनी एक इच्छा पूरी करने दूंगा। तो ये पढ़ने के बाद एमसी कह रहा होता है, अच्छा मेरी इच्छा को पूरी करोगे? क्या वो मुझे रिच बना सकता है? मैंने कभी किसी को वेटरन चैट रूम में दूसरों के साथ बेट लगाने की कोशिश करते हुए नहीं देखा है। हाँ, मैं भी फाइनली यू बैक जून का यूज करके गेम को क्लियर करने में एबल था। अरे एक मिनट रुको, बाकी लोग कहाँ चले गए? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जा रहा होता है ये एक ऐसा गेम है जिसके गेट दूसरी दुनिया से जुड़े हैं और मॉन्स्टर भी इसी गेट से बाहर निकलते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड एक सेटिंग है और हम उन हंटर्स को कंट्रोल करते हैं जो उन मॉन्स्टर से फाइट करते हैं। ये गेम जब रिलीज हुआ इसे काफी अटेंशन मिला। ये गेम एक इलेबरेट वर्ल्ड में ग्रोथ और एडवेंचर है। इसमें हिडन एलिमेंट्स और 5 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। सिंगल प्लेयर गेम होने के बावजूद भी ये रियल में काफी ज्यादा पॉपुलर था, हालांकि ये कुछ टाइम तक ही चल पाया। इसके रिलीज होने के 1 साल बाद गेम को क्लियर करने में सक्सीड होने वाले यूजर्स के टोटल नंबर 0 थे, यानी कोई भी इसे आज तक क्लियर नहीं कर सका। और जब वो मारे गए, यानी जब तुम्हारा प्लेयर मारा जाता है तो तुम्हें फिर स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ता है। इस गेम में रियल में काफी डिफिकल्टीज हैं और एवरेज क्लियर रेट 0.1% है। यही रीजन है कि गेम बर्बादी के रास्ते में चला गया। और अगर तुम एवरेज क्लियर रेट 0.1% से भी नीचे हो तो फर्स्ट कैरेक्टर और प्रोटैगनिस्ट हान चांग-वू को छोड़कर बाकी सभी गेम को पार नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट सिर्फ एक कैरेक्टर ने ही यून बेक जॉन कैरेक्टर के साथ गेम पार किया है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एमसी कह रहा होता है, वो मैं हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि एमसी के सामने हीरोज रोड बिगिनिंग ओनली की गेमिंग विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि ऑनलाइन लोगों का नंबर 200 में से सिर्फ 1 होता है और इसी के नीचे एंट्री की कंडीशन लिखी होती है कि सिर्फ वो लोग ही एंट्री कर सकते हैं जिसने पहले हीरोज रोड एंटर किया हो। तो ये देखने के बाद एमसी मन ही मन कह रहा होता है, पहले तो इसमें 10 से ज्यादा लोग हुआ करते थे, क्या ये गेम सच में अब खत्म हो रहा है या ऐसा हो सकता है कि सभी लोग मेरे बिना किसी नए चैट रूम में चले गए हो? अगर ऐसा हुआ तो ये सच में काफी बुरा है। इसके बाद हम देखते हैं कि चैट रूम में एक पर्सन एंटर करता है और उसे देखकर एमसी कह रहा होता है, अरे ये तो रूम का लीडर है। इसके बाद हम देखते हैं कि चैट रूम का लीडर कह रहा होता है, क्या यहाँ पर अभी भी कोई है? मैंने सभी को बाहर निकाल दिया है। तो ये पढ़ने के बाद एमसी कह रहा होता है, वो किस बारे में बात कर रहा है और उसने सबको बाहर क्यों निकाल दिया? और इतना सोचने के बाद एमसी रिप्लाई करता है, अरे सब लोग कहाँ चले गए हैं? और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो चैट रूम लीडर कह रहा होता है, ये तो अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था इसलिए मैं इसे पूरा करूंगा। तो ये पढ़ने के बाद एमसी कह रहा होता है, अरे वो तो मुझे इग्नोर कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि रूम लीडर सडनली एमसी से कह रहा होता है, क्या तुम मेरे साथ बेट लगाना चाहोगे? अगर तुम मेरे बताए हुए रास्ते से खेलकर जीत जाते हो तो मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगा। तो ये पढ़ने के बाद एमसी कह रहा होता है,
क्या एक बेट? अगर मैं इसके बताए गए रास्ते से गेम को क्लियर कर लूँ तो क्या ये सच में मेरी विश पूरी करेगा? वैसे वंडर होने वाली बात तो यह है कि अगर मैं उससे कहूँ कि मुझे रिच और हैंडसम बना दो तो क्या वो मुझे बना देगा? क्या वो सच में मेरी विश पूरी करेगा? 1 मिनट रुको, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? तो इतना सब कहने के बाद एमसी रिप्लाई करता है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? फिर रूम लीडर रिप्लाई करता है, अच्छा अगर तुम फेल हो गए, जब तुम फेल हो जाओगे तब मैं उस बारे में सोचूंगा, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे? तो एमसी कह रहा होता है, क्या फेल होने के कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है? ये पर्सन मुझे सच में काफी सस्पिशियस लग रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि रूम लीडर कह रहा होता है, रुको इससे पहले क्या तुमने इस गेम को कम्प्लीटली क्लियर कर लिया है? तो ये पढ़कर एमसी कह रहा होता है, 1 मिनट रुको, अगर मैं उससे ये कहूँ कि क्या इससे पहले मुझे खुद पर प्राउड करने का मौका मिले, वो दूसरों को इस बारे में बताना शुरू तो नहीं कर देगा। वो कह रहा है कि अगर तुम लंबे टाइम तक हार्डकोर गेमर बने रहोगे तो तुम नेचुरली अटेंशन अट्रैक्ट करने वाले पर्सन बन जाओगे। अरे ये तो एक कहावत जैसी लग रही है। खैर मुझे लगता है कि सभी का अटेंशन अट्रैक्ट करने का मेरा ओनली वन चांस है, मैं इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दूंगा। तो इतना सब कहने के बाद एमसी चैट लीडर से कह रहा होता है, यू बैकजून को छोड़कर मैंने हर कैरेक्टर के साथ इसे फिनिश कर दिया है। फिर ये पढ़कर रूम लीडर रिप्लाई करता है, मुझे लगता है कि मुझे चेक करना पड़ेगा। एक्चुअली तुम्हें पता है क्या, इसे मिटा दो। कोई भी इतना पागल नहीं होगा कि सभी कैरेक्टर के साथ गेम को क्लियर करे। खैर तो क्या तुम बैट लगाना चाहोगे? फिर ये पढ़कर एमसी कह रहा होता है, ये तो सच में काफी सस्पिशियस लग रहा है। खैर भले ही वो फेक निकले, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इतना कहने के बाद एमसी रिप्लाई करता है, चलो इसे करते हैं। फिर रूम लीडर कह रहा होता है, अब तुम लास्ट वन हो, तुम अब तक सभी प्लेयर्स में बेस्ट रहे हो। तो ये पढ़ने के बाद एमसी कह रहा होता है, हाँ मैंने अभी अभी लास्ट कैरेक्टर के साथ गेम कंप्लीट किया है और इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन सी रूट को प्रपोज करे। तो एमसी के इतना कहते ही सडनली स्क्रीन चमकने लगती है और इसी के साथ उसे चक्कर भी आने लगता है। साथ ही वो अपना सर पकड़ते हुए कह रहा होता है, अरे क्या हुआ, मुझे सडनली चक्कर आ रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो चैट लीडर कह रहा होता है, अब ये कोई गेम नहीं है, ये तुम्हारे लिए रियल बनने जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमसी बेहोश हो जाता है। फिर जैसे वो अपनी आईज ओपन करता है तो वो गेम के अंदर बैकजून की बॉडी में होता है और आसपास देखते हुए काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, आखिर ये क्या है, मैं कहाँ पर हूँ और ये हेयर क्या है, क्या मेरे हेयर हमेशा से इतने लंबे थे? इसके बाद हम वहाँ पर काफी सारे लोगों को देखते हैं और उनमें से एक पर्सन जिसका नाम सिन हुयून होता है, वो एमसी यानी बैकजॉन से कह रहा होता है, अच्छा तो मास्टर बैकजॉन तुम यहाँ हो। तो सिन को देखकर एमसी यानी जॉन काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, सिन तुम? और इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ, एक गेम का कैरेक्टर मेरे सामने क्या कर रहा है? इसके बाद हम दोबारा सिन को देखते हैं और वो कह रहा होता है, हाँ मेरे मास्टर ये मैं हूँ सिन हुयून, तुमने तो कहा था कि तुम ट्रेनिंग लेने जा रहे हो। तो ये सुनकर जॉन मन ही मन कह रहा होता है, यहाँ तक कि उसकी लाइन भी बिल्कुल सेम गेम वाली है। फिर जॉन की इतना सोचने के बाद सिन कह रहा होता है, आई एम सॉरी लेकिन आज की ट्रेनिंग तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा टफ होने वाली है क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें मरवाना चाहता है। और सिन की इतना कह दी एक एरो जॉन के काफी क्लोज से जाता है और ये एरो जॉन के हाथ को डैमेज कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिन आगे कह रहा होता है, अरे यार मैं तो तुम्हारे हार्ट को एम कर रहा था और मुझे उम्मीद थी कि तुम इससे बचने के लिए अपनी बॉडी को मोड़ दोगे, लेकिन तुम ऐसे ही खड़े रहे। खैर मैं मानता हूँ कि तुम्हारी इस कमजोर बॉडी के बावजूद भी स्वॉर्ड सेंट यानी संत का ब्लड अभी भी तुम्हारे अंदर बह रहा है। हालांकि बात यही खत्म नहीं होती है, जब तक तुम जिंदा हो तुम अपने क्लैन के लिए शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारे खातिर तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। और क्योंकि इस पूरे टाइम तुमने मुझे ट्रेन किया इसलिए मैं तुम्हें पेनलेस डेथ दूंगा। तो ये सुनकर जॉन मन ही मन कह रहा होता है, अरे यार ये तो सच में हो रहा है, ये कोई गेम या सपना नहीं है। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। खैर छोड़ो, अभी इन सब के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, अगर मैं गड़बड़ करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा, इसलिए चलो सबसे पहले मैं शांत हो जाता हूँ। अरे यार मुझे सच में इससे काफी दर्द हो रहा है और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि मेरा ब्लड मेरी आर्म से टपक रहा है। सच में ये कोई सपना नहीं है, आखिर मैं यहाँ क्यों हूँ और ये सब क्या हो रहा है? 1 मिनट रुको, जब मैं बेहोश हो रहा था
तो स्क्रीन पर ये लिखा हुआ था कि अब ये कोई गेम नहीं है, ये तुम्हारे लिए रियल बनने जा रहा है। लास्ट टाइम मैंने जो ये मैसेज देखा और ये सिचुएशन जहाँ सिन मुझे चेस कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मैं बेजुन बन गया हूँ। खैर मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ, लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी जान बचानी होगी। मैंने ये गेम काउंटलेस बार खेला है और मुझे ये याद है कि काउंटलेस बार मैंने इस गेम को बेजुन के साथ चैलेंज किया है। यो बिग जॉन ही रोड की स्टार्टिंग है, इसलिए अब जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से भागना होगा। तो इतना सोचने के बाद जॉन काफी देर से भागते हुए वहां से चला जाता है। इसके बाद स्टोरी करेंट में शिफ्ट होती है, जहां पर हम देखते हैं कि सीन जॉन के पास पहुंच गया होता है। सादी कह रहा होता है, सीरियसली अगर तुम भागने वाले थे तो तुम्हें बेहतर काम करना चाहिए था। अगर तुम ओबीडियंटली यानी आज्ञाकार होकर मरते हो तो हम सभी के लिए चीजें काफी आसान हो जाएंगी। मास्टर जॉन, क्या तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो? खैर कम से कम तुम परलोक की राह पर अकेले तो नहीं होगे। मैं तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे बाकी सर्वेंट्स को भी मार डालूंगा, जिसमें चोई सुंगमिन भी शामिल है। खैर तुम्हारे पास क्या कुछ लास्ट वर्ड है? इसके बाद हम वहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जो आसपास देखते हुए कह रहा होता है, ये बर्फीला तूफान सडनली तेज क्यों हो रहा है? और इस पर्सन के इतना कह रही सभी का ध्यान दूसरी ओर चले जाता है। फिर आगे हम जॉन को देखते हैं और वो कह रहा होता है, तुम मेरे लास्ट वर्ड पूछ रहे हो? तो सुनो, ये कुछ इस तरह है, लूजर तुम बाहर में जाओ। तो ये सुनकर सुन काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या तुमने क्या कहा? तो सिन की इतना कह रही सडनली एक वुल्फ उस पर अटैक कर देता है और इसी के साथ हम वहां पर काफी सारा ब्लड देखते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हमें वो वुल्फ जमीन में गिरा हुआ दिखाई देता है। साथ ही सिन उस वुल्फ को देखते हुए कह रहा होता है, क्या इस वुल्फ के चिल्लाने की वजह से हमारा ध्यान उस पर गया? इसके बाद दोबारा से काफी जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और ये सुनकर सिन जैसे पीछे मुड़कर देखता है तो उसे काफी सारे वुल्फ दिखाई देते हैं जो उसके लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं। और ये सब देखते हुए सिन मन ही मन कह रहा होता है, ये लोग तो इस वुल्फ को देखकर काफी ज्यादा घबरा रहे हैं। यहाँ के ज्यादातर बच्चे फ्यूचर में ज्यादा यूजफुल नहीं होंगे। वैसे इन वुल्फ का झुंड सच में काफी अनोइंग है, इसलिए मुझे जल्द ही इनसे निपटना होगा। लेकिन उससे पहले मैं जॉन से निपट लेता हूँ। और इतना सोचने के बाद वो जैसी जॉन की ओर देखता है तो उसे वहाँ पर जॉन दिखाई नहीं देता है। जॉन इसी बीच में वहाँ से निकल गया होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जॉन एक पेड़ के पास बैठा होता है। साथ ही वो अपने घाव में हर्ब्स को लगाने के बाद कह रहा होता है, क्या मैंने हर्ब्स का रॉन्ग कॉम्बिनेशन मिला दिया है? अरे यार, मुझे इससे काफी ज्यादा पेन हो रहा है। तो जॉन के इतना कहते उसके सामने स्टैट्स विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें लिखा होता है, अगर तुम अनसील्ड हो लेकिन मेडिसिन की आउटस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग की वजह से तुमने एक न्यू डेंटमेंट कॉम्बिनेशन बनाया है, यानी एक नया मरहम कॉम्बिनेशन बनाया है। तुमने किसी अननोन पर्सन का मरहम यूज किया है। अब जल्द ही तुम्हारी चोट ठीक हो जाएगी और कुछ टाइम के लिए तुम में ठंड सहने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन की चोट ठीक होने लगती है और ये देखते हुए जॉन कह रहा होता है, चलो मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स किया। खैर अब अगर मैं इस सिचुएशन के बारे में सोचूं, मैं अदर कैरेक्टर्स के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है मैं जॉन की रूट को भूल जाऊं। मुझे इसे हराने में 2 साल लग गए थे। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें स्वॉर्ड सेंट क्लैन के बारे में बताया जा रहा होता है। कोरिया के सोराक माउंटेन पर ये लोकेट एक क्लैन है। इसकी स्थापना मार्शल गार्ड नामक एक स्किल्ड पर्सन ने की थी, जिसने बहुत टाइम पहले हुए गेट इंसिडेंट को रिजॉल्व करने में हेल्प की थी। हालांकि मार्शल गार्ड कुछ टाइम बाद डिसअपीयर हो गए, लेकिन स्वॉर्ड सेंट क्लैन ने उनकी बुक्स की बदौलत काफी देर से ग्रो किया, जो उन्होंने पीछे छोड़ दी थी। और फिर उन्होंने कोरिया में एक रेप्यूटेबल क्लैन के रूप में अपनी पहचान बनाई और इस फैमिली में उत्तराधिकारी का राइट रखने वाले 5 बच्चों में से एक जॉन है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन कह रहा होता है, जब मैंने ये गेम खेला था तब के कंपेयर में ये अब काफी ज्यादा टफ हो गया है। और इतना कहने के बाद वो मन ही मन कह रहा होता है, हर्ब से बनाए गए मरहम की बदौलत मैं खून बहने और ठंड से मरने से बच गया हूँ, लेकिन इस मरहम का इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट तक ही रहेगा। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मुझे जल्द ही सोचना होगा। मेरे हर एक छोटे डिसीजन से मेरे फ्यूचर पर फर्क पड़ेगा। अरे 1 मिनट रुको, मुझे याद आया, मैंने अभी अभी एक मैसेज देखा था। इसका मतलब यह है कि हीरोज रोड सिस्टम अभी भी मौजूद है। तो इतना सोचने के बाद जॉन स्टैट्स विंडो कहता है,
और इतना कह रही उसके सामने स्टैट्स विंडो ओपन हो जाती है और स्टैट्स विंडो में जॉन की सारी डिटेल्स लिखी होती है। तो ये स्टैट्स विंडो देखने के बाद जॉन मन ही मन कह रहा होता है, मुझे इसके बारे में पता था, लेकिन ये खुद देखना सच में काफी घटिया है। इस लेवल पर ये बेसिकली एक चलता फिरता बेवकूफ है। और वैसे क्योंकि जॉन का रूट स्टार्टिंग से ही एक घातक चोट के साथ शुरू होता है, ये और भी ज्यादा होपलेस है। अगर तुम जरा से भी लापरवाही करोगे या कोई गलती करोगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी और तुम्हें एक्सक्लूसिव ब्लडिंग का खतरा होगा। साथ ही कोई तुम्हारा पीछा भी कर सकता है। खैर फिलहाल के लिए तो सिर्फ अच्छी बात यह है कि मैंने वुल्फ की वजह से अपने लिए कुछ टाइम निकाल लिया है। लेकिन सिन एक इजी पर्सन नहीं है, उसके पास भी एक आर्टिफैक्ट है, इसलिए मुझे ढूंढने में उसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और दूसरी तरफ देखा जाए तो मेरी एबिलिटी सबसे खराब है, साथ ही मेरे पास कोई आइटम भी नहीं है। तो इसलिए अब मुझे यहाँ पर जिंदा रहने के लिए क्या करना चाहिए? साथ ही आगे बढ़ते हुए जॉन की रूट पर जिंदा रहने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? खैर देखा जाए तो मेरे पास बस एक ही रास्ता है और वो है द फॉरेस्ट ऑफ मेजेस। चलो आगे मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है, मुझे वहां से जाना चाहिए। तो इतना सब सोचने के बाद जॉन वहां से आगे की ओर जाने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सीन और उसके लोगों को देखते हैं। साथ ही उन सभी ने मिलकर सारे वुल्फ को मार दिया होता है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सिन के पास एक लेडी आकर कह रही होती है, मास्टर ट्रैकिंग मैजिक आर्टिफैक्ट। तो ये सुनकर सिन अपना ट्रैकिंग मैजिक आर्टिफैक्ट देखते हुए कह रहा होता है, चाहे वो कैसा भी कमीना क्यों ना हो, इस बार मैं उसे पकड़कर मार डालूंगा। फिर वो लड़की कह रही होती है, लेकिन मास्टर ये डायरेक्शन दो। तो सिन कह रहा होता है, हाँ ये मेजेस का फॉरेस्ट है। और इतना कहने के बाद सिन सभी से कह रहा होता है, चलो अब सभी लोग अपनी जान रिस्क में डालने के लिए तैयार हो जाओ। और इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है, यो टेरेंग द्वारा मान्यता रिसीव करने और पोजीशन पाने के लिए इतना कुछ करना जरूरी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जॉन को देखते हैं। साथ ही वो मेजेस फॉरेस्ट की तरफ जाते हुए मन ही मन कह रहा होता है, हीरोज रोड वर्ल्ड में मॉन्स्टर ह्यूमैनिटी के मेन एनिमीज हैं और हंटर्स के हाथों मार दिए जाते हैं। साथ ही गेट और मॉन्स्टर की फॉर्म के बेस पर डिफिकल्टीज काफी ज्यादा अलग अलग होती हैं। ये डिफरेंट कैटेगरीज कुछ इस तरह है, मॉन्स्टर पर रेड मारना इजी, ट्रिकी और डिफिकल्ट मॉन्स्टर। लेकिन इनके अलावा एक ऐसा एरा है जिसे सभी हंटर काफी डिफिकल्ट मानते हैं। तो इतना सोचते हुए जॉन एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है और आगे मन ही मन कह रहा होता है, और वो यही है सुराक माउंटेन। इसके बराबर कोई लिविंग हेल नहीं है। खैर क्योंकि मॉन्स्टर अपना खुद का इको सिस्टम बनाते हैं और उसमें बीच की तरह रहते हैं। तो इतना सोचने के बाद जॉन हल्की आवाज में कह रहा होता है, अरे क्या वो लोग चले गए हैं? और इतना कहने के बाद वो फिर मन ही मन कह रहा होता है, ये माउंटेन इलाका पहले से काफी डिफिकल्ट है और अब हंटर्स के लिए ये एक ऐसी प्लेस बन गया है जहाँ पर वो जाना नहीं चाहते हैं। वैसे तो ये ऑब्वियस है, लेकिन सरोकार माउंटेन एक ऐसी प्लेस नहीं है जहाँ करंट जॉन को बिना गार्ड के आना नहीं चाहिए था। तो फिर ये बेवकूफ जॉन सरोकार पर्वत पर क्यों है? और मास्टर शिंदो वो इंस्ट्रक्टर है जिन्होंने जॉन को बचपन से पढ़ाया है और वो जॉन के बजाय बाकी भाइयों का ज्यादा सपोर्ट करता था। फिर जब वो भाई चले गए तो उसे जॉन को मारने का ऑर्डर दिया गया। इसके बाद ही वो जॉन को मारने के लिए सिरोकार माउंटेन में ले आया। खैर अगर इस बात को सिंपल वर्ड में कहा जाए तो प्लेयर्स को इन बर्फीले मैदान में जिंदा रहना होगा और अपने क्लैन में वापस लौटना होगा। शुरुआत में तो जॉन रूट से निपटने के लिए यही स्टैंडर्ड मेथड है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन एक कब्र के पास पहुंच गया होता है, जिसे देखते हुए वो कह रहा होता है, मैंने इसे ढूंढ लिया। और इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है, इतने लंबे टाइम से क्लैन में वापस आए बिना मैं इधर उधर घूम रहा हूँ। इसका रीजन ये है क्योंकि सरोकार माउंटेन में एक ऐसा सीक्रेट छुपा हुआ है जिसे कोई भी नहीं जानता है। मेज फॉरेस्ट के अंदर सिरोकार माउंटेन की गहराई में एक हिडन अपॉर्चुनिटी है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर जो स्टोन होता है उसमें ये लिखा होता है, जिसमें अपनी जान गंवाने का साहस नहीं है, जिसमें कूल हेडेडनेस और वर्ल्ड के लिए ब्रॉड व्यू नहीं है, वो इस प्लेस को छोड़कर चला जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सिन और बाकी लोग भी उस स्टोन के पास पहुंच गए होते हैं। साथ ही एक लड़की कह रही होती है कि हम सच में मेज फॉरेस्ट के अंदर एंटर कर रहे हैं। काउंटलेस लोग इसमें जाकर मर गए हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्या हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो सिन कह रहा होता है, मैं समझता हूँ कि तुम्हें पसंद नहीं है,
लेकिन मुझे कॉर्प्स को कंफर्म करना होगा। तुम ज्यादा चिंता मत करो, हमारे पास यंग मास्टर टी रैंक की आर्टिफैक्ट है, इसलिए हम नहीं खोएंगे। और इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ बातें हैं जो मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रही है। क्या जॉन हमेशा से इतना ही ब्रेव था? मुझे तो अब वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सन लग रहा है। तो सिन के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि जॉन पेड़ के पीछे छुपकर उन लोगों को देख रहा होता है। इसके बाद हम दोबारा सिन को देखते हैं और वो पैरों के निशान देखते हुए कह रहा होता है वो यहाँ से चला गया है। पैरों के निशान पर ज्यादा बर्फ जमा नहीं है, इसका मतलब यह है कि उसे यहाँ से गुजरे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। वो ज्यादा दूर जा नहीं सका होगा क्योंकि वो इंजर्ड है। हमें जल्द ही उसका पीछा करके उसे खत्म कर देना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो अपने लेफ्ट साइड देखते हुए कह रहा होता है हम इस तरफ जाने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग वहां से काफी देर से आगे की ओर जा रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक लड़की सिन से कह रही होती है मास्टर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम एक ही प्लेस का चक्कर लगा रहे हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि हम सही रास्ते में जा रहे हैं? तो सिन कह रहा होता है क्या तुम भूल गई हो कि हम कहाँ हैं? फिर वो लड़की कह रही होती है इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तो इतना कहते ही उस लड़की को अपने राइट साइड में एक डेड बॉडी दिखाई दे रही है। और इसी के साथ सिन उस लड़की से कह रहा होता है ये मेज फॉरेस्ट है, इसलिए तुम ये बता नहीं सकते हो कि तुम सही रास्ते पर जा रहे हो या एक ही प्लेस पर घूम रहे हो। और जिस पर्सन को तुमने अभी देखा वो मरने से पहले प्रोबेबली सैकड़ों नहीं बल्कि 1000 बार यहाँ भटक रहा होगा। यही लैबिरिंथ का फंडामेंटल नेचर है। अगर तुम मरने तक यहाँ भटकना नहीं चाहती हो तो अपने गार्ड डाउन मत करना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उसी फॉरेस्ट में जॉन को देखते हैं और वो भी फॉरेस्ट में आगे की ओर जाते हुए मन ही मन कह रहा होता है मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ। खैर ऐसे मूवमेंट मुझे याद दिलाते हैं कि मेडिसिनल हर्ब्स कितने अमेजिंग है। तो इतना कहते ही जॉन को सडनली कुछ फील होता है और वो पैरों के निशान देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है मैं इंस्टिंक्टिवली इसे जानता हूँ, मैं यहाँ गेम में नहीं बल्कि रियल में मर सकता हूँ। उस कमीने सुप्रीम लॉर्ड को इस खतरे के बारे में मुझे बता देना चाहिए था। मैं टोटली इडियट बन गया हूँ। खैर ये प्लेस देखकर मुझे याद आया कि ये फर्स्ट प्लेस मुझे पसंद थी। वैसे क्या ये बात सच में मायने रखती है कि मैंने ये भी झूठ बोला कि मैं गेम को फुल्ली क्लियर कर नहीं पाया था? अरे यार अब मैं सच में काफी ज्यादा थक गया हूँ, मेरा स्टेमिना अपनी लिमिट तक पहुँच गया है। अरे 1 मिनट रुको, शायद मैं पहुँच गया, ये यहीं पर कहीं आसपास होना चाहिए। अरे 1 मिनट रुको, मुझे वो मिल गया, वो रहा लैबिरिंथ एंड। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन लैबिरिंथ के एंड में यानी माउंटेन के एंड में खड़ा हो गया होता है। साथ ही वहां से नीचे की ओर देखते हुए कह रहा होता है जब मैं पहली बार यहाँ आया तो मैं निराशा से भरा हुआ था। मैंने सोचा कि मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, लेकिन ये तो बस क्लिफ्स थी। मुझे लग रहा था मैंने बस टाइम बर्बाद कर दिया, पर फिर भी ऐसा हुआ कि इससे मुझे काफी हेल्प मिली। चलो अब से मुझे पूरी तरह से कंसंट्रेट करने की जरूरत है। तो जॉन कितना कहते ही सिन और उसके लोग भी वहां पहुंच गए होते हैं। साथ ही सिन जॉन से कह रहा होता है अरे तुम यहाँ तक दौड़ कर आ गए। तो ये सुनकर जॉन मन ही मन कह रहा होता है अरे अब तो उसने मुझे मास्टर भी नहीं कहा। इसके बाद हम देखते हैं कि सिन आगे कह रहा होता है इतना दौड़ने के बाद भी तुम किसी क्लिफ के एंड में आ गए, यार ये कितना अनफॉर्चुनेट है। खैर चलो तुम्हारा मीनिंगलेस रेजिस्टेंस यहीं पर एंड होता है। तो ये सुनकर जॉन कह रहा होता है आखिर तुम मेरे साथ यहाँ क्या कर रहे हो, कहीं तुम टैरेंग के कुत्ते तो नहीं बन गए? फिर सिन कह रहा होता है क्या तुम अभी भी ये फिगर आउट कर रहे हो? हाँ मैंने मास्टर टैरेंग को सपोर्ट करने का डिसीजन लिया है, उनकी स्ट्रेंथ ही स्वॉर्ड क्लैन के लिए सही मायने में सूटेबल है। तो ये सुनकर जॉन मन ही मन कह रहा होता है मुझे अभी कुछ फील हुआ, इसलिए मैंने उसका रिएक्शन पाने की कोशिश की और अब मुझे यकीन हो गया है कि ये बिल्कुल रियल गेम जैसा है। खैर अब जब मैंने इसे कंफर्म कर लिया है तो इसलिए अब और ज्यादा टाइम वेस्ट करना काफी डेंजरस हो सकता है। साथ ही ज्यादा देर करने से मैं ठंड से भी मर सकता हूँ। और इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि जॉन सडनली अपने घुटनों में बैठता है और नीचे स्नो को पकड़ते हुए मन ही मन कह रहा होता है क्या बकवास से फ्रॉस्ट बाइट इशू नहीं है, इस रेट पर तो पहले मेरा काफी खून बहेगा और उसके बाद मैं मर जाऊंगा। इसके बाद हम सॉन को देखते हैं और वो कह रहा होता है अरे बातों में काफी टाइम बर्बाद हो गया है, इससे पहले कि मैं फाइनल स्ट्राइक करूं तुम खुद ही मर जाओ। तुम्हें धीरे और दर्दनाक मौत के बजाय मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा, ये मेरी लास्ट काइंडनेस है जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। तो ये सुनकर जॉन कह रहा होता है अरे तुम कितने काइंड हो।
खैर चलो, क्योंकि ये एंड है इसलिए मैं भी तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ। तुम्हारे नेक में जो आर्टिफैक्ट है इडियट, वो एक सिंगल यूज है, यानी उसका यूज एक बार ही किया जा सकता है। तो ये सुनकर सिन को सडनली काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड से जॉन पर अटैक कर देता है। और ये देखकर जॉन जैसी क्लिफ से कूदता है तो तभी सिन का अटैक उसे हिट होता है और वो नीचे की ओर गिरने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एक पर्सन कह रहा होता है, मुझे लगता है कि वो मर गया है। तो ये सुनकर सिन कह रहा होता है, हमें उसकी बॉडी नहीं मिलेगी, इसलिए अभी के लिए हमें वापस जाना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं पता कि मास्टर टेरेंग मुझ पर बिलीव करेंगे या नहीं। और इतना कहने के बाद वो अपने आर्टिफैक्ट को देखने के बाद काफी गुस्से में मन ही मन कह रहा होता है, आखिर एक्टिवेट हो क्यों नहीं रहा है? अरे बिल्कुल नहीं, क्या जॉन सच कह रहा था? तो सिन के इतना कहने के बाद हम उनके पीछे कुछ मॉन्स्टर्स को देखते हैं और इन मॉन्स्टर को देखकर वो सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन क्लिफ से नीचे की ओर गिर रहा होता है और सडनली उसके सामने एक पोर्टल जैसी चीज ओपन होती है और वो पोर्टल क्रॉस करते ही सडनली नीचे पहुंच जाता है। साथ ही काफी जोर से खांस रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद उसे अपने सामने एक बुक दिखाई देती है और जॉन वो बुक पकड़ते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मुझे इसकी जरूरत है, रिकवर जल्दी करना होगा। तो इतना सोचने के बाद जॉन बुक पकड़ते ही वहीं पर लेट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन के सामने स्टैट्स विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है, मार्शल गॉड बूहू ने तुम्हारी क्वालिफिकेशन वेरीफाइड कर ली है, साथ ही ब्लड रिलेशन भी वेरीफाई हो चुका है, एक बॉडी जिसमें कोई टैलेंट नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन की बॉडी हवा में उड़ रही होती है, साथ ही उसकी बॉडी से काफी सारी एनर्जी भी निकल रही होती है और इसी के साथ एक और स्टैट विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि करंट सिस्टम का यूज करके डॉर्मेंट मार्शल गॉड के ब्लड को फोर्सफुली अवेक करना। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन की आई सडनली चमकने लगती है और इसी के साथ हमें वहां पर काफी तेज रोशनी दिखाई जाती है। इसके बाद हमें बताया जा रहा होता है कि इस बुक को ओपन करने वाले को तुम प्रोबेबली मेरे वंश में से एक हो जिसका नाम मैं नहीं जानता हूँ। मेरी लाइफ के दौरान मैं इस दुनिया की सभी मार्शल टेक्निक्स को रिकॉर्ड करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही मेरी लाइफ का एंड पास आ गया, इसलिए अब मैं इस बुक को पीछे छोड़ रहा हूँ। भले ही मैं मर जाऊं, ये बुक वर्ल्ड में आने वाली नई मार्शल आर्ट का रिकॉर्ड जारी रखेगी। प्लीज इसका यूज सही पर्पस के लिए करें। तो ये पढ़ने के बाद जॉन मन ही मन कह रहा होता है, मैं इसका यूज सही पर्पस के लिए ही करूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जॉन पूरी तरह से ठीक हो गया होता है। इसके बाद जॉन के सामने स्टैट्स विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है, यूनिक एबिलिटी, तुमने मार्शल गॉड के बॉक्स को एक्वायर किया है और ट्रेड्स तुमने सक्सेसफुली जीवनली मार्शल फिजिक एक्वायर कर ली है। तुम्हारी बॉडी की ट्रेड्स की वजह से तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो रही है, साथ ही सभी एट्रीब्यूट्स रेटिंग इंक्रीज हो गए हैं। और इसके साथ हम देखते हैं कि जॉन की स्टैट्स विंडो भी ओपन हो जाती है जिसमें हम देखते हैं कि जॉन की स्ट्रेंथ, डेक्सटेरिटी, स्टेमिना और माना सभी 100 में से 1 होते हैं। साथ ही यूनिक एबिलिटी मार्शल गॉड बूहू 1 स्टार होता है और ट्रेड हेवनली मार्शल फिजिक एस। तो ये सब देखने के बाद जॉन काफी खुश होते हुए कह रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी रिकवर हो गई है, जिसका मतलब है कि ये काम कर गया। साथ ही मेरी रैंक भी इंक्रीज हो गई है और इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने एक ओवर पावर यूनिक एबिलिटी और ट्रेड्स ऑब्टेन किया है। और इतना कहने के बाद जिन मन ही मन कह रहा होता है, हीरोज रोड में कोई लेवल नहीं है, यहाँ पर सब कुछ हार्डवर्क से अर्न किया जाता है, यहाँ पर ट्रेड, स्किल, प्रोफिशिएंसी ही सब कुछ है और ये कहीं से भी आसान काम नहीं है। वैसे इस गेम में सबसे टफ रूट में से एक यू ताइजून रूट जो अपनी एक्सट्रीम डिफिकल्टीज की वजह से नोटोरियस है। हालांकि इसे मैनेजेबल बनाने के लिए यूनिक एबिलिटीज और ट्रेड एक्यूजेशन काफी जरूरी है और यही रीजन है कि मैं इसे पाने के लिए अपनी लाइफ रिस्क में डालकर इतनी दूर आया। तो जॉन के इतना सोचने के बाद उसके सामने यूनिक एबिलिटी की विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है, यूनिक एबिलिटी मार्शल आर्ट बूहू CEX 1 स्टार, साथ ही ट्रेड्स हेवनली मार्शल फिजिक एस। और इसी के साथ जॉन के सामने ट्रेड्स हेवनली मार्शल फिजिक एस की विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है, हेवन से मिला मार्शल आर्ट का टैलेंट और मार्शल आर्ट के लिए मोस्ट आइडियल बॉडी। इससे कॉम्बैट में रिस्पॉन्स और मार्शल आर्ट को सीखने की रेट में काफी ग्रेट एनहेंसमेंट होती है, साथ ही ये यूज्ड स्किल की पावर को भी बूस्ट करता है। तो ये सब देखने के बाद जॉन मन ही मन कह रहा होता है, ये ट्रेड, स्टेट, ग्रोथ, स्पीड
और स्किल प्रोफिशिएंसी गेन दोनों को इंक्रीज करता है। इसके अलावा ये ओकेजनली एक न्यू स्किल को भी अनलॉक कर देता है, सारी पावर को और ज्यादा बूस्ट करता है। खैर अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो ये टूटा हुआ है इस इंसेनली ओवरपावर ट्रेड से, पर जो भी हो इससे मेरे ग्रोथ में काफी हेल्प मिलेगी। साथ ही अब फाइनली मेरे पास यूनिक एबिलिटी मार्शल गॉड बुक भी है। तो जॉन के इतना सोचने के बाद उसके सामने मार्शल गॉड बुक की विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें लिखा होता है ये बुक उस पर्सन के लास्ट मूवमेंट में लिखी गई थी जो मार्शल आर्ट में गॉड के लेवल तक पहुंच गया था। सभी न्यूली क्रिएटेड मार्शल आर्ट टेक्निक्स जिनमें वो शामिल है वो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड की गई है। तुम बुक में चल रही रिकॉर्ड को जानने के लिए स्टोर्ड पॉइंट को कंज्यूम कर सकते हो। तो ये पढ़ने के बाद जॉन मन ही मन कह रहा होता है यूनिक एबिलिटी वो स्पेशल पावर है जो सिर्फ एक पर्सन के पास ही हो सकती है। इसे ट्रेनिंग या शेयरिंग के थ्रू आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है, कोई भी इसे सीख या कॉपी नहीं कर सकता है। उस पर्सन की यूनिक एबिलिटी काफी ओवर पावर थी। खैर अगर इस दुनिया में कोई स्किल मौजूद है तो उसे इस एबिलिटी के थ्रू सीखा जा सकता है। ये सिर्फ मार्शल आर्ट तक ही लिमिटेड नहीं है, चाहे वो मार्शल आर्ट हो या फैंटेसी बेस्ड टेक्निक, जब तक ये कॉम्बैट टेक्निक है इसे सीखा जा सकता है। तो इतना सब सोचने के बाद जॉन विंडो क्लोज करते हुए कह रहा होता है लेकिन ये काफी अनफॉर्चुनेट है कि मैं मेज या एल्केमी सीख नहीं सकता हूँ, लेकिन इसके लिए अदर मेथड्स भी है। खैर मुझे पॉइंट रिसीव हो गए होंगे, चलो एक बार उस पर नजर डालते हैं। तो इतना सोचने के बाद जॉन अवेलेबल पॉइंट्स की विंडो ओपन कर लेता है, जिसमें हम देखते हैं कि उसके पास 100 पॉइंट्स होते हैं। साथ ही उसके नीचे ये भी लिखा होता है कि तुम न्यू क्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ये पढ़ने के बाद जॉन 100 पॉइंट्स पर क्लिक कर देता है। फिर जॉन के सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें लिखा होता है फर्स्ट ट्राई स्वॉट टेक्निक, सेकंड बैच, थर्ड चार्ज, फोर्थ रफ द प्रिंसिपैलिटी स्पीयरमैनशिप। तो ये सब देखने के बाद जॉन कह रहा होता है ये सभी तो यूजलेस है, मुझे स्वॉट टेक्निक की जरूरत नहीं है, मेरी करंट कंडीशन में फाइट करना सुसाइड होगा, इसलिए मुझे उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये काम का हो सकता है। तो जॉन के इतना कह दी हम उसके सामने मोबिलिटी टेक्निक की विंडो देखते हैं, जिसमें लिखा होता है एक मार्शल आर्ट जो बॉडी को हल्की बना देती है, ये स्पीड, एजिलिटी और रिफ्लेक्स को इम्प्रूव करती है। तो ये देखने के बाद जॉन मन ही मन कह रहा होता है मोबिलिटी टेक्निक चाहे कॉम्बैट हो या भागना हो, ये एक फंडामेंटल स्किल है, ये हर टाइम काफी यूजफुल होती है। और एक बार जब मार्शल गॉड बुक के साथ मेरी प्रोफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी तो इसके साथ मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें करने में एबल हो जाऊंगा। तो इतना सब सोचने के बाद जॉन कह रहा होता है अब बस क्वेस्ट पिक करना ही बचा है। और जॉन के इतना कहने के बाद हमें क्वेस्ट लिस्ट की विंडो दिखाई जाती है, जिसमें फर्स्ट क्वेस्ट होती है अगर मुझे पकड़ सको तो पकड़ लो, सेकंड आई एम सॉरी एंसेस्टर, प्लीज आज के लिए मुझे एक धर्मी डाकू बनने में हेल्प करें। तो ये पढ़ने के बाद जॉन सेकंड क्वेस्ट देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है मुझे इस पर गौर करने की जरूरत है, लेकिन इस क्वेस्ट का नाम सच में काफी घटिया है। अगर मैं इस सेकंड क्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ तो एक कॉम्प्लिकेटेड मेज जैसा रास्ता खुल जाएगा, और अगर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया तो मेरी डेस्टिनी पर अर्ली स्टेज के रिवॉर्ड मेरा वेट कर रहे होंगे। ये एसेंशियली मार्शल गॉड टूम्स के लिए क्लियरली रिवॉर्ड है, इसलिए शायद काफी ज्यादा इजी रहेगा। वैसे मैं काफी ज्यादा वंडर हूँ कि सिन क्या कर रहा होगा। खैर वो जो भी कर रहा हो मेरे लिए तो बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उन मॉन्स्टर्स ने सभी को मार दिया होता है, लेकिन सिन उनसे बचकर एक पेड़ के ऊपर बैठा होता है। फिर थोड़ी देर बाद उसके पास सडनली एक काफी बड़ा स्नेक आ जाता है और उसे मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वापस जॉन को देखते हैं। साथ ही वो कुछ हर्ब्स कलेक्ट करते हुए कह रहा होता है मेरे ख्याल से शायद वो भाग गया होगा, पर फिर भी देखा जाए तो लैब्रिंथ फॉरेस्ट से बचकर निकलना इतना आसान नहीं है। चलो लगभग मैंने सब कुछ इकट्ठा कर ही लिया है। सन हर्ब, फायर स्प्रिट हर्ब और फायर जिंक्सिंग ये सब मुझे मिल गए हैं। चलो ठीक है, अब मुझे लगता है कि मैंने जरूरत की सारी चीजें इकट्ठा कर ली है। तो इतना कहने के बाद जॉन चेस्ट को देखते हुए कह रहा होता है अब अगर मैं बस उस चेस्ट को खोल दूं तो मैं क्वेस्ट क्लियर कर लूंगा। तो इतना कहने के बाद जॉन जैसी चेस्ट ओपन करता है तो उसी के साथ एक विंडो भी ओपन हो जाती है, जिसमें लिखा होता है तुमने 1000 ईयर ओल्ड स्नो जिंक्सिंग सिट्रोजर हीपर पाउस ऑब्टेन किया है। साथ ही तुमने टूम्स के सभी ट्रेजर को कलेक्ट कर लिया है और अब क्वेस्ट कंप्लीट हो गई है।
रिवॉर्ड के रूप में 500 पॉइंट्स और ब्लैक डीमन दिया गया है। अब जब मार्शल गॉड की टूम्स ने अपनी भूमिका पूरी कर ली है तो अब उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और वो सरफेस पर वापस चली जाएगी। तो जॉन के पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि वो सरफेस के अंदर वापस चला जाता है और ये देखने के बाद जॉन कह रहा होता है, ऑनेस्टली अगर तुम इसके बारे में सोचो तो इसमें एक खास तरह की रोमानियत है। एक क्लिफ के नीचे टूम है। क्या ये उन क्लासिक बुक्स या क्लीशेस में से एक नहीं है? ये सच में मार्शल गॉड के लिए परफेक्ट है, लेकिन इसमें बस प्रॉब्लम ये है कि वो हमेशा अपनी सीक्रेट विरासत को लेब्रिंथ के फॉरेस्ट जैसी रिडिकुलस प्लेस पर छुपाते हैं। पर जो भी हो, मुझे लगता है कि ये ठीक ही है। स्ट्रगल जितना हार्ड होगा रिवॉर्ड उतना ही बेहतर होता है। तो फिर इस आइटम के लिए बस थैंक यू। तो जॉन के इतना कहते हुए हम देखते हैं कि उसके कपड़े भी चेंज हो गए होते हैं और इसी के साथ उसके सामने ब्लैक डीमन की विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है एक ऐसा रोब यानी कपड़े जिसमें एक पावरफुल फोर्स है। ये रेयर मटेरियल से क्राफ्टेड है। ये एक कारीगर की एक्सेप्शनल स्किल से बनाया गया था। ये इनक्रेडिबली काफी स्टडी है। साथ ही हम इसके ऑप्शन देते हैं जो होता है डीमन अपीरियंस और अडेप्टेबिलिटी। सो बेसिकली जो डीमन अपीरियंस होती है ये डिफेंस पावर को इनहेंस कर दी है और हेवनली डैमेज पार्ट को रिस्टोर कर दी है। और जो ये अडेप्टेबिलिटी होती है ये किसी भी एटमॉस्फेयर के अनुकूल होने और यूजर के पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके स्वॉर्ड सेंट क्लैन मेन गेट ऑब्जर्वेशन पोस्ट दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि एक लड़का गेम खेल रहा होता है और वो गेम में हार जाता है। फिर कह रहा होता है आखिर ये किस तरह का पैटर्न है, ये कहीं से भी नॉर्मल नहीं है। और इतना कहने के बाद उसे डोर नॉक करने की आवाज आती है। फिर वो जैसे मुड़कर डोर की ओर देखता है कह रहा होता है अरे ये तो मास्टर जॉन है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जॉन अपने सपने में देख रहा होता है कि वो इंजर्ड होकर फॉरेस्ट में भाग रहा है। फिर सडनली कोई उसे मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का टाइम दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि वो लड़का कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि वो जाग गया होगा? वो पिछले 4 दिनों से सो रहा है। तो स्वॉर्ड सेंट क्लैन के फिजिशियन जू जोंग वन कह रहा होता है तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो, चलो थोड़ा वेट करते हैं। और जैसे कि पहले मैंने बताया था ये किसी चोट की वजह से नहीं हुआ है। फिर वो लड़का यानी स्वॉर्ड सेंट क्लैन का सर्वेंट चोई सोंग मिन कह रहा होता है लेकिन अगर ये किसी चोट की वजह से नहीं हुआ है तो ये अभी तक सोया क्यों है? तो जो कह रहा होता है मुझे यकीन है कि मुझे ठीक से नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे कोई भी चोट नहीं लगी है। और सच तो ये है कि ऐसा लग रहा है कि वो पहले से ज्यादा हेल्दी है। फिर मिन कह रहा होता है लेकिन वो ज्यादा अच्छा तो नहीं दिख रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो कोई बुरा सपना देख रहा होगा। तो मिन के इतना कहती हम देखते हैं कि जॉन सडनली उठ जाता है और जॉन को देखकर मिन काफी खुश होते हुए कह रहा होता है मास्टर आखिरकार तुम जाग गए। और इसी के साथ जो कह रहा होता है मैं सच में काफी खुश हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या मैं सपने के अंदर सपना देख रहा हूँ? और इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है 1 मिनट रुको, अब मुझसे ये मत कहना। तो इतना कहने के बाद वो रूम की विंडो ओपन करके बाहर की ओर देख रहा होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ बाहर पर काफी सारे लोग स्वॉर्ड लेकर खड़े होते हैं। साथ ही एक लड़का कह रहा होता है अब हम कहाँ जा रहे हैं? तो उसके पास में खड़ी हुई लड़की उसे जवाब दे दी है ऐसा लगता है कि हम वेस्टर्न एरिया में बी रैंक गेट की ओर जा रहे हैं। इसके बाद हम वापस जॉन को देखते हैं और वो कह रहा होता है मैं कहाँ हूँ? तो जो कह रहा होता है ये स्वॉर्ड सेंट क्लैन है, साथ ही ये तुम्हारा घर भी है। तो ये सुनकर जॉन काफी घबराते हुए कह रहा होता है तो ये कोई सपना नहीं है। तो जो कह रहा होता है तुम काफी डिसओरिएंटेड यानी भ्रमित लग रहे हो। वैसे जॉन क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? फिर जॉन कह रहा होता है हाँ मुझे हल्का सा हेडेक हो रहा है। तो जो कह रहा होता है लगता है तुम्हें मेडिसिन की जरूरत है, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लेकर आता हूँ। और इसी के साथ मिन कह रहा होता है तो फिर मैं भी तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आता हूँ। फिर ये सुनने के बाद जॉन मिन से कह रहा होता है मिन तुम जरा 1 मिनट रुक जाओ। तो मिन कह रहा होता है क्या तुम्हें मुझसे कुछ और भी चाहिए? फिर जॉन कह रहा होता है मुझे ये बताओ आज कौन सा दिन है? तो मिन कह रहा होता है तुम 4 दिन से सो रहे थे, आज 15 जनवरी 2035 है। चलो अब मैं जल्दी से जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है तुमने मुझे पकड़ लो अगर तुम पकड़ सको, क्वेस्ट को पूरा किया और रिवॉर्ड के रूप में 100 पॉइंट्स अर्न किए हैं। तो ये पढ़ने के बाद जॉन कह रहा होता है हाँ बिल्कुल सही, ये कोई सपना नहीं है, मैं सेफली घर लौट आया हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जॉन ब्रेकफास्ट करते हुए मन ही मन कह रहा होता है अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, मैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग घर लौट आया हूँ, लेकिन ये प्लेस बर्फीले मैदान से नेसेसरी ज्यादा सेफ नहीं है। ये स्पॉट सीन क्लैन का एनेक्स है जहाँ कई लोग पावर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और जरूर पावरफुल क्लैन के बच्चे अपने क्लैन पर कंट्रोल करने के लिए फाइट करते होंगे। और यू टेरेंग सबसे बड़ा बेटा, यू यंग ऑन सबसे बड़ी बेटी, यू कांग हो तीसरा बेटा और यू मिन चौथी बेटी और लास्ट यू बेकजून सबसे छोटा बेटा यानी मैं। ओरिजिनली 3 बच्चे और थे लेकिन उन्हें टेरेंग ने मार डाला। खैर तुम कह सकते हो कि इन सिबलिंग्स के बीच कॉमन पावर स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन ये मान लेना सेफ है कि टेरेंग ही सक्सेसर बनेगा, वो प्रोबेबली नेक्स्ट क्लैन हेड बनेगा और बाकी सभी बच्चे इस बात से अवेयर हैं। इसलिए तेज तर्रार कांगो टेरेंग से जुड़ गई है, जबकि जियोंगयोन ने पहले ही सक्सेसर बनने की आधी उम्मीद छोड़ दी है और मिन को तो सक्सेसर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर उसने अपने 3 यंगर सिबलिंग्स को क्यों मार दिया। खैर शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा ब्रदर फ्यूचर में किसी भी विवाद की संभावना को नजरअंदाज नहीं करेगा, इसलिए उसने उन दिनों को मारकर उसने वहीं पर सक्सेसर के विवाद को एंड कर दिया। वैसे क्या कोई ऐसा पर्सन है जो रियल में इस तरह की बकवास को अमल में लाता है? वो रियल में किसी भी पॉसिबिलिटी के लिए जगह नहीं छोड़ रहा है। वैसे एक अदर सिबलिंग उसकी पावर यानी सत्ता को खतरे में डालने के लिए एक अपोजिशन फैक्शन बना रहा है और दूसरी ओर टेरेंग को पूरी पावर चाहिए। इन सारी बातों को जोड़ते हुए मुझे ये बात समझ में आ रही है जॉन के रूट का मेन विलन टेरेन है और क्योंकि यह जनवरी 15, 2035 है, इसका मतलब ये है कि ये गेम की डेट है। 2 साल में पिता मुहा क्लैन के हेड की पोजीशन टेरेंग को सौंप देंगे और अगर तब तक मैंने टेरेंग के बारे में कुछ नहीं किया तो मैं उसके हाथों मारा जाऊंगा। तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास बस 2 साल है, इसलिए अब मैं और ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। एक बार जब टेरेंग क्लैन की हेड की पोजीशन टेक ओवर कर लेगा तो उसकी पावर पूरी हो जाएगी, उसके बाद मैं कुछ भी कर नहीं पाऊंगा। इसके बाद हम देखते कि जॉन ने ब्रेकफास्ट कर लिया होता है और ये देखकर मिन कह रहा होता है चलो अब मैं प्लेट्स क्लीन करने के लिए ले जाता हूँ। तो जॉन कह रहा होता है मिन मिल के लिए तुम्हारा थैंक यू, और इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है करेंटली टेरेंग सोराक माउंटेन में गेट की देखभाल करने के लिए बाहर है और वो अब से 2 महीने बाद वापस आ जाएगा, इसलिए टेरेंग के वापस आने से पहले मुझे जितना पॉसिबल हो सके उतना स्ट्रांग बनना होगा। तो इतना सोचते हुए जॉन बाहर आ जाता है, साथ ही मन ही मन कह रहा होता है अदर वर्ड्स में अगर मैं स्ट्रांग हो जाऊं तो मुझे क्लैन एक्सेप्ट कर लेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन मेडिकल रूम के बाहर खड़े होकर मेडिकल रूम को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है यहाँ बहुत सारे ग्रेट टीचर है और यहाँ से मेरी स्ट्रांग बनने की शुरुआत होगी। तो इतना सोचने के बाद जॉन जैसे ही अंदर जाता है तो हम देखते हैं कि जो अंदर मेडिसिन बना रहा होता है। फिर जो को देखते हुए जॉन कह रहा होता है तुम्हारी परमिशन के बिना मेडिकल रूम में आने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, तुम मुझे नीचे नहीं मिले इसलिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए 2nd फ्लोर पर आ गया। वैसे अगर तुम माइंड ना करो तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मैं चारों ओर देख सकता हूँ? और इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है अगर मुझे जल्दी से स्ट्रांग बनना है तो सबसे पहले मुझे फिजिशियन डिसाइपल बनना होगा। तो ये सुनने के बाद जो कह रहा होता है क्या तुम आसपास देखना चाहते हो? फिर जॉन कह रहा होता है हाँ, और मैं अपनी करंट स्टेज के बारे में काफी क्यूरियस हूँ। और इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है जो वो एक फिजिशियन है जिसने प्रीवियस क्लैन हेड के रूलिंग टाइम के दौरान क्लैन के लिए काम किया है। हीलिंग यानी उपचार के लिए लगाव के अलावा उसमें स्पेशल स्किल भी है। खैर वो क्लैन के पावर स्ट्रगल में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता है, उसे सिर्फ हर्ब्स और मेडिसिन बनाने की परवाह है और यही रीजन है कि उसके पास आज तक कोई डिसाइपल नहीं है। वैसे अगर वो चाहे तो वो एक डिसाइपल रख सकता था, लेकिन एक रीजन की वजह से उसने ऐसा नहीं किया, जो एंटायर लाइफ अपनी नॉलेज को निखारता रहा और उसने ये कहा कि वो क्लैन के लोगों को सिखाना चाहता है। उसकी लॉयल्टी इस टाइप की थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि क्लैन के लोगों में से कोई भी
फार्मास्यूटिक्स सीखना नहीं चाहता था, यानी मेडिसिन बनाने के मेथड सीखना नहीं चाहता था। और यही रीजन है कि अभी तक जो का कोई भी डिसाइपल नहीं है। वैसे अगर मैं ये सब सीख लूं तो ये एलिक्सिर मुझे स्ट्रांग बनने में एक्सप्लोसिवली हेल्प कर सकता है। और ऐसा करने के ऑर्डर में मुझे फार्मासिस्ट जो की ओरिएंटल मेडिसिन फॉर्मुलेशन स्किल की जरूरत होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कह रहा होता है, इस न्यू मेडिसिन को बनाने में मुझे उम्मीद से ज्यादा टाइम लग गया। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। उम्र बढ़ने के बाद मेरी बॉडी काफी वीक हो गई है, जिस वजह से मेरी स्पीड में भी असर पड़ा है। तो जॉन कह रहा होता है, अरे कोई बात नहीं। फिर जो कह रहा होता है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या तुम्हें फार्मास्यूटिक में इंटरेस्ट है? मैं शायद ऐसा दिखता हूँ, लेकिन मैं काफी बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मेरी उम्मीदें मत बढ़ाओ। तो जॉन कह रहा होता है, हाँ मुझे फार्मास्यूटिक में काफी इंटरेस्ट है, और अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैं खुद बुक का यूज करके स्टडी कर रहा हूँ। वैसे ये सेंट जिसकी स्मेल पीस हर्ब और ड्रीम कॉम्बिनेशन जैसी लग रही है। स्मेल से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुम कौन सी मेडिसिन बना रहे हो। ये हेडेक और मेंटल स्टेबिलिटी के लिए काफी हेल्पफुल है। और इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है, जो का डिसाइपल बनना ये डिफिकल्ट नहीं है, तुम्हें बस मेडिसिन में अपनी नॉलेज दिखाने की जरूरत है, और इतना कर दे तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर जॉन की ये बातें सुनने के बाद जो कह रहा होता है, क्या तुम्हें बस ये सब सेंट से ही पता चल गया? तो जॉन कह रहा होता है, हाँ मैं ये सब चीजें सिर्फ बुक से ही सीख नहीं सकता था, इसलिए मैं इन्हें ढूंढ ढूंढ कर खाया करता था, और अब मैं उन चीजों की सेंट को पहचान सकता हूँ जिन्हें मैंने कुछ बार खाया है। लेकिन यहाँ पर एक और स्ट्रेंज सेंट भी है। ओह हाँ, ये स्क्रीम हब है। ये एक पॉइजनस हर्ब होता है। फिर ये सुनकर जो काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने इसे एक रीजन से ऐड किया है। इसके बाद जॉन आगे कह रहा होता है, ये पॉइजनस हो सकता है, लेकिन अगर हम इसे एक बार जला दे और पॉइजन से छुटकारा पा ले तो ये एक ऐसा हर्ब है जो रियल में वाइटैलिटी बढ़ाने में काफी हेल्पफुल हो सकता है। फिर ये सब सुनने के बाद जो मन ही मन कह रहा होता है, यार ये कितनी शर्म की बात है कि यंग मास्टर का टैलेंट मार्शल आर्ट में नहीं है, लेकिन लोगों को सेव करने में है। अगर वो शॉर्ट स्ट्रीट क्लैन के डिसेंडेंट नहीं होते तो शायद बात अभी कुछ और होती। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन आगे कह रहा होता है, क्या तुमने मिन से सुना कि मैं इस सिचुएशन में कैसे पहुंचा? तो जो कह रहा होता है, मैंने सुना कि तुम अकेले टहलने गए थे और मॉन्स्टर्स ने तुम पर अटैक कर दिया। फिर ये सुनने के बाद जॉन मन ही मन कह रहा होता है, जैसा मैंने सोचा था, सिन ने मुझे मारने के लिए असैसिनेशन का यूज किया, वो इस बारे में नहीं जानता है। और इतना सोचने के बाद जॉन कह रहा होता है, खैर अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ, इस इंसिडेंट के बाद मुझे मेडिकल की यूटिलिटी यानी उपयोगिता का एहसास हुआ। डेंजर के टाइम में ये सच में काफी हेल्पफुल होता है। तो ये सुनकर जो कह रहा होता है, अच्छा ऐसा है। फिर जॉन आगे कह रहा होता है, हाँ ये काफी शर्म की बात है कि मैं इसे कभी ठीक से सीख नहीं सका, इसलिए अब मुझे थोड़ा और स्टडी करने की जरूरत है। तो ये सुनकर जो कह रहा होता है, तो फिर अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, क्या तुम मुझसे सीखना चाहोगे? फिर ये सुनकर जॉन कह रहा होता है, क्या फार्मासिस्ट जो से, लेकिन तुम तो हर दिन काफी ज्यादा बिजी रहते हो। तो जो कह रहा होता है, अरे मैं इतना भी बिजी नहीं हूँ, और यंग मास्टर जॉन अगर ये तुम ही हो जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं टाइम क्रिएट कर सकता हूँ, भले ही मेरे पास टाइम ना हो तब भी। तो जॉन कह रहा होता है, क्या सच में तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो? फिर जो कह रहा होता है, ऑफ कोर्स मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, वैसे मैं शुरू से सब कुछ तुम्हें सिखा नहीं सकता हूँ, तो चलो देखते हैं कि तुम कितना जानते हो। फिर जॉन कह रहा होता है, फार्मासिस्ट जो का मुझे एक अपॉर्चुनिटी देना मेरे लिए ऑनर की बात है। तो जो कह रहा होता है, यंग मास्टर बिल्कुल नहीं, तुम्हें मेडिसिन के बारे में सिखा पाना मेरे लिए ऑनर की बात है। चलो ठीक है, क्योंकि मेडिसिन खत्म हो गई है, इसलिए सबसे पहले हम इसके कुछ पार्ट से शुरू करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, और हम देखते हैं कि जॉन के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि फार्मासिस्ट जो के डिसाइपल बने, उस फार्मासिस्ट को मेडिसिन के बारे में ज्यादा नॉलेज दिखाए, जो मेडिसिन को काफी सीरियस लेता है। अगर तुम इसमें इंटरेस्ट रखते हो तो तुम आउटस्टैंडिंग फार्मासिस्ट की एक्सपर्ट नॉलेज सीख सकते हो।
तो ये विंडो देखते हुए जॉन मन ही मन कह रहा होता है, अब बस मुझे वो टेस्ट पास करना है जो ये देने वाला है। अगर मैं कुछ बार वहां जाऊं तो मैं ओरिएंटल मेडिसिन फॉर्मुलेशन स्किल सीखने में एबल हो जाऊंगा। वैसे ये काम मैंने 100 बार किया है, इसलिए ये मेरे लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। जो डेफिनेटली एक ट्रस्टवर्थी पर्सन है, वो सिन की तरह पावर के लिए ग्रीडी नहीं है। और यही सेम बात सर्वेंट मिन के लिए अप्लाई होती है। और मिन को जॉन की हेल्प से अपनी फैमिली की बीमारी का इलाज करने का एक्सपीरियंस है, इसलिए वो हमेशा जॉन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। हालांकि उसमें मार्शल आर्ट का कोई टैलेंट नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर सर्वेंट के रूप में काम कर रहा है और उसने कभी भी मुझे धोखा नहीं दिया। मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है। तो जॉन के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि उसके सामने एक विंडो ओपन हो रही है जिसमें लिखा होता है एनकोविज्म से बचने के लिए फर्स्ट मूव। ये क्या है, तुम बस स्किनी नहीं हो, तुम काफी ज्यादा शाइनी हो। इसके साथ हेवनली मार्शल फिजिक स्वाइन के सामने मोती फेंक रही है। एटलीस्ट 5 आवर्स तक दौड़ना है, रिवॉर्ड 50 पॉइंट्स और स्टार इंक्रीज। तो ये देखने के बाद जॉन काफी सैड होते हुए कह रहा होता है, मैं अपने फ्यूचर में काफी ज्यादा दुख देख रहा हूँ। इसके बाद हम मिन को देखते हैं और वो काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या यंग मार्शल आप एक्सरसाइज कर रहे हैं? तो जॉन कह रहा होता है, हाँ मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, तुम बस यही रहो। फिर मिन कह रहा होता है, आखिर तुम सडनली एक्सरसाइज करने क्यों जा रहे हो? और इसी के साथ हमें सीन शिफ्ट करके फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन के डैड उस पर चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, तुम वीक और इनकॉम्पिटेंट हो। मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि तुम जैसा कोई मेरा बेटा है, तुम यहाँ से चले जाओ। और इसी के साथ हमें बताया जा रहा होता है कि फिटनेस ही सर्वाइवल है। स्वॉर्ड सेंट क्लैन एनिमल किंगडम की तरह है। इस प्लेस पर पावर का लॉजिक चलता है और कोई भी इससे एग्जेम्प्ट यानी अछूता नहीं है। इसमें तुम्हारा ब्लड भी इंक्लूड है। लेकिन बेजुन तो काफी ज्यादा काइंड था। ना वो मार्शल आर्ट में टैलेंटेड था, जिसे क्लैन सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मानता है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी एक काइंड और एक वीक बॉय की थी। वो क्लैन में हर किसी से इग्नोर होकर बड़ा हुआ। इसके बाद स्टोरी करंट में शिफ्ट हो रही है और हम देखते हैं कि एक पर्सन जॉन को ट्रेनिंग ग्राउंड में देखते हुए कह रहा होता है, आखिर वो ट्रेनिंग ग्राउंड में क्या कर रहा है? तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है, वो बुक वॉर्म है, इसलिए शायद वो बाहर बैठकर पढ़ना चाहता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एक और पर्सन कह रहा होता है, अरे क्या तुम देख रहे हो, वो बस एक हड्डियों का ढांचा है। फिर ये सुनकर उसके साथ में खड़ा हुआ पर्सन कह रहा होता है, अगर मैं पेट्रियर्क यानी कुलपति होता तो मैं उसे यहाँ से बाहर निकाल देता। तो ये सब सुनते हुए जॉन मन ही मन कह रहा होता है, ये रिएक्शन जॉन की करंट पोजीशन को शो करती है। वैसे मैं तो इस बात पर बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि ट्रेनी भी उसे नीची नजर से देखते हैं। वैसे अगर मैं भी पेट्रियर्क होता तो मैं भी उसे बाहर निकाल देता, फिर वो बुक्स को एंजॉय करते हुए एक नॉर्मल लाइफ जी सकता था। ये स्वॉर्ड सेंट क्लैन सच में काफी बुरा है। तो इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि जॉन दौड़ने लगता है और काफी जल्दी थक जाता है। साथ ही मन कह रहा होता है, यार मुझे तो मरने जैसा लग रहा है, ये बॉडी तो सच में काफी बेकार है। तो जॉन की इतना सोचते ही उसके सामने एक विंडो ओपन हो जा रही है जिसमें लिखा होता है, तुमने एनकोवियस में से बचने के लिए पहला कदम पूरा कर लिया है, इसलिए तुम्हें रिवॉर्ड के रूप में 50 पॉइंट्स और इंक्रीज स्ट्रेंथ रिसीव हुई है। अब तुम्हें जल्द ही एनकोवियस में 2 से बचने के लिए फर्स्ट स्टेप मिलेगा। तो ये पढ़ने के बाद जॉन थक कर नीचे बैठ गया होता है, साथ ही कह रहा होता है, फाइनली ये हो ही गया। और इतना कहने के बाद जॉन अपनी स्टैट्स विंडो देखते हुए कह रहा होता है, इन 6 आवर का रिजल्ट मेरी उम्मीद से काफी बेहतर है और ये मेरे लिए काफी रिलीफ की बात है। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जॉन बिल्कुल रिफ्रेश हो गया होता है, साथ ही अपने हाथ स्विंग करते हुए कह रहा होता है, अब चीजें पहले से काफी डिफरेंट लग रही है। वैसे तो मुझे टेक्निक पता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं वैसे चल पाऊंगा या नहीं जैसा मैंने सोचा है। और इसी के साथ हमें किंग और टेक्निक के बारे में बताया जाता है, एक मार्शल आर्ट जो तुम्हारी बॉडी को काफी हल्का बनाती है और स्पीड, रिफ्लेक्शन और तुम्हारी स्ट्रेंथ को मजबूत करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन किंग कॉन्ग टेक्निक का यूज करके काफी देर से भागते हुए मनीवन कह रहा होता है, हाँ मैंने कर दिखाया। ये फीलिंग पहले मुझे तब फील हुई थी जब मैं मार्शल गॉड के ग्रेव से क्लैन की ओर वापस लौट रहा था। वैसे स्किल काफी कन्वीनियंट है क्योंकि जब चाहूँ मैं स्किल का यूज कर सकता हूँ।
इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन दौड़ने के बाद रुक गया होता है और अपनी विंडो देख रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर स्वॉर्ड सीन क्लैन का यो कान्हो आकर जो उसे कह रहा होता है, अरे ये कितना स्मेली है। मैं सोच ही रहा था कि रस्टिंग कॉर्प्स की स्मेल कहाँ से आ रही है, लेकिन ये तो मेरे यंगर ब्रदर की स्वेटिंग की स्मेल है। तो कांगो यानी केन को देखते हुए जॉन मन ही मन कह रहा होता है, आखिर ये यहाँ पर क्यों है। इसके बाद हम देखते हैं कि केन आगे कह रहा होता है, तुम्हारी स्वेटिंग की स्मेल क्लैन की एयर को बर्बाद कर रही है, वैसे आखिर तुम कर क्या रहे हो। तो ये सुनकर जॉन मन ही मन कह रहा होता है, हाँ कैन के अब बाहर आने का टाइम आ गया है। और इतना सोचने के बाद जॉन कैन से कह रहा होता है, ब्रदर काफी टाइम हो गया है इसलिए मैं एक्सरसाइज कर रहा था। फिर कैन कह रहा होता है, हाँ काफी टाइम तो हो गया है, जब तुम सारा दिन अपने रूम में बंद रहोगे तो हमारी मुलाकात की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन तुम एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो। तो जॉन मानी बन कह रहा होता है, वो मुझसे बैडली कुछ साल बड़ा है लेकिन वो एक फकिंग बूमर की तरह एक्ट कर रहा है। तो जॉन के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि कैन आगे कह रहा होता है, एक एक्सरसाइज करने वाला इडियट फिर भी इडियट रहता है। तो ये सुनकर जॉन हंसते हुए कह रहा होता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। और इसके साथ वो मानी मन कह रहा होता है, ये कमीना एक घमंडी की तरह बात कर रहा है। स्वॉर्ड सेंट क्लेन का थर्ड बेटा केन, इसे क्लैन का एस भी कहा जाता है। वो पागलों की तरह पैसों का यूज करता है और वुमेन्स के साथ गलत हरकतें करता है। और इतना सब सोचने के बाद जॉन केन से कह रहा होता है, रिसेंटली मुझ पर एक मॉन्स्टर ने अटैक किया था, इस वजह से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ और वर्ष के सिनेरियो के लिए भी। तो ये सुनकर केन कह रहा होता है, वैसे ये टाइम की बर्बादी है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बता सकते हो। और इतना कहने के बाद वो जॉन को टक्कर मारकर आगे की ओर चले जाता है। फिर आगे कह रहा होता है, मैं काइंडली तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन केन को देखते हुए काफी गुस्से में कह रहा होता है, वो पक्का मेरे हाथों से मारा जाएगा। और इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है, काश मैं अभी फाइट बैक कर पाता, लेकिन अभी इसका टाइम नहीं आया है, अभी तो बस मुझे स्ट्रांग होने की जरूरत है। तो जॉन के इतना सोचते उसके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है, एनकोवियज्म से बचने के लिए फर्स्ट मूव सेकंड। तुमने अपना स्टेमिना इंक्रीज कर लिया है, ये सच में काफी इम्प्रेसिव है, लेकिन तुम्हें अभी काफी लंबा सफर तय करना है, बस एक और सेट। चलो अब 3 आवर तक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो और रिवॉर्ड के रूप में 50 पॉइंट्स, साथ ही स्टैट्स इंक्रीज। तो ये पढ़ने के बाद जॉन मानी बन कह रहा होता है, अच्छा तो अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, चलो इसे शुरू किया जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जॉन अपने रूम में बैठा होता है, साथ ही उसके सामने एक बुक और विंडो ओपन हो रही है और ये विंडो स्ट्राइक की होती है जिसमें लिखा होता है, अपनी फिस्ट या वेपन में माना डालकर अपने अपोनेंट पर फोर्स से स्ट्राइक करो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जॉन के सामने ट्राई फिश टेक्निक विंडो और ट्राई माइंड टेक्निक की विंडो ओपन हो रही है। तो ये सारी विंडोज देखते हुए जॉन कह रहा होता है, स्ट्राइक के 100 पॉइंट्स है और ट्री फिश टेक्निक और ट्री माना टेक्निक के 50-50 पॉइंट्स है। तो इतना कहने के बाद जॉन मैनीवन कह रहा होता है, मैंने मार्शल आर्ट गॉड की केव से 500 पॉइंट्स अर्न किए हैं और आज के एस्केपिंग एंकोविज्म क्वेस्ट से 100 पॉइंट्स अर्न किए हैं। इस रेट पर तो मेरे पास कल ही वो स्किल सीखने के लिए इनफ पॉइंट हो जाएंगे। यॉन सोंगहा एक ए रैंक क्लास हंटर स्किल और एट्रीब्यूट मैनिफेस्टेशन 4। तो जॉन के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि उसके सामने एट्रीब्यूट मैनिफेस्टेशन एक ही विंडो ओपन हो जाती है, एक टेक्निक जिसका यूज डोमिनिक स्वॉर्डमैन यॉन सोंगा ने अपनी स्वॉर्ड को अपने ओवरफ्लो माना से भरने के लिए किया था। तो ये विंडो देखने के बाद जॉन मैनीवन कह रहा होता है, अगर ये एक ए रैंक वाला स्किल है और इसकी कॉस्ट भी सिर्फ 500 पॉइंट्स है, लेकिन क्योंकि इसमें काफी ज्यादा माना कंज्यूम होता है इसलिए इसे यूज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। और ये तुम्हें दिखाता है कि 1000 साल स्नो जिंक्सिंग के साथ कितना कुछ पॉसिबल है। इसकी दूसरी ओर ट्राई फिश टेक्निक और ट्राई माना टेक्निक एट्रीब्यूट मैनिफेस्टेशन की कंपेयर में ये स्किल रियल में काफी घटिया है। भले ही तुम इसे चरम सीमा यानी एक्सट्रीम तक ट्रेन करो तो ये फिर भी थर्ड रेट की एक मार्शल आर्ट टेक्निक है, लेकिन मैं अभी भी इसे सीख रहा हूँ और इसका रीजन बिल्कुल सिंपल है, ये अपकमिंग इवेंट के वजह से है।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जॉन एंकोविज्म से बचने के लिए काफी हार्डवर्क करता है और जो भी लगातार उसे मेडिकल नॉलेज के बारे में बताते रहते हैं। और इसी के साथ स्टोरी में आगे हम देखते हैं कि जो जॉन को एक ग्रास दिखा रहा होता है और ये ग्रास देखते हुए जॉन कह रहा होता है ये एक टिल्टिंग ग्रास है, इसमें पैरालाइज वाले पॉइजन है, इसलिए अगर तुम इसे खा लेते हो तो तुम सफोकेट करने लगोगे, लेकिन अगर तुम इसे खाने से पहले धो लेते हो फिर अच्छी तरह से ड्राई कर लो तो ये तुम्हें एनर्जी दे सकती है। तो जॉन से ये सारी बातें सुनने के बाद जो काफी इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद हमें बताया जा रहा होता है जो कि मेडिसिनल टेस्ट पास करने के बाद और 4 दिन तक स्केप एंकोसिज्म रिपीट करने के बाद ठीक तभी जॉन के सामने ओरिएंटल मेडिसिन फॉर्मेशन बी की विंडो ओपन हो जाती है और इसके साथ हम देखते हैं कि उसमें लिखा होता है ओरिएंटल मेडिसिन फॉर्मेशन पर एक्सपर्ट नॉलेज के साथ तुम ओरिएंटल मेडिसिन बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन कर सकते हो और अगर तुम इस सील का यूज डेंटल मेडिसिन बनाने के लिए करते हो तो बनने वाली मेडिसिन का इफेक्ट नॉर्मल के कंपेयर में 1.5x स्ट्रॉन्ग होगा और तुमने जो आउटस्टैंडिंग नॉलेज रिसीव की है उस वजह से डेंटल मेडिसिन को एडिशनल इफेक्ट मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो जॉन से कह रहा होता है यंग मास्टर तुम ग्रेट फार्मासिस्ट हो, तुम ज्यादातर फार्मासिस्टों से काफी टैलेंटेड हो। तो ये सुनकर जॉन मन ही मन कह रहा होता है मेरे सामने स्टैट्स विंडो ओपन है लेकिन फिर भी कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है, ये जरूर कोई ऐसी चीज होगी जिसे सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, बिल्कुल गेम की तरह। खैर अब जो इम्पोर्टेंट है वो ये है। तो इतना सोचने के बाद जॉन जो उसे कह रहा होता है अरे नहीं ये सब तुम्हारी टीचिंग की वजह से है, वैसे जो मैं एक सर्टन मेडिसिन बनाना चाहता हूँ क्या तुम उसमें मेरी हेल्प कर सकते हो। फिर जो कह रहा होता है क्या सच में तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है, यंग मास्टर तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन टेबल के ऊपर सन हर्ब, फायर स्प्रिट हर्ब और फायर जिनसेन हर्ब्स को रख देता है और ये सब देखकर जो काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है अरे ये सब तो 1000 ईयर ओल्ड हर्ब्स हैं, अरे क्या यही रीजन तो नहीं है कि तुम पर मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था। तो जॉन कह रहा होता है मैं तुम्हें ये बात पहले ना बताने के लिए माफी चाहता हूँ और साथ ही वो मन ही मन कह रहा होता है वो बिल्कुल गलत कह रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो आगे कह रहा होता है नहीं मैं समझ गया, मुझे लगता है कि मैंने भी ऐसा किया होगा, आखिर 1000 साल पुराने स्नो जिनसेंग है। वैसे इस 1000 साल पुराने स्नो जिनसेंग को मैंने इससे पहले नहीं देखा है, लेकिन ये एनर्जी डेफिनेटली 1000 साल पुरानी स्नो जिनसेंग की है। वैसे यंग मास्टर तुम किस तरह की मेडिसिन बनाना चाहते हो। तो जॉन कह रहा होता है मैं एक ऐसी पिल बनाना चाहता हूँ जो यंग एनर्जी को मैक्सिमाइज कर दे इस पॉइंट तक कि 100 साल पुरानी किस्नो जिनसेंग यान की एनर्जी सप्रेस्ड हो जाए। फिर ये सुनकर जो काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या तुम सच में। तो जो कि इतना कहती जॉन कह रहा होता है हाँ मैं इस 1000 साल पुरानी स्नो जिनसेंग को खाना चाहता हूँ। फिर जो कह रहा होता है मैंने सुना है कि तुम पिछले कुछ दिनों से एक्सरसाइज करके हार्ड वर्क कर रहे हो, तो ये सब 1000 साल पुरानी स्नो जिनसेंग लेने के लिए था। चलो ठीक है मैं इसे करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है ओरिएंटल मेडिसिन फॉर्मेशन सील का यूज करना। तुम्हें किसी ऐसे पर्सन की हेल्प रिसीव हुई है जिसके पास आउटस्टैंडिंग ओरिएंटल मेडिसिन फॉर्मेशन स्किल है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रात हो गई होती है, साथ ही जिनके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है तुमने एक्सट्रीम यान पिल क्रिएट कर ली है। और इसी के साथ एक्सट्रीम यान पिल एक ही विंडो ओपन हो जा रही है जिसमें लिखा होता है एक इनक्रेडिबल फार्मासिस्ट के हाथ से बनी गई एक पिल, इसमें काफी स्ट्रॉन्ग यान एनर्जी है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन ने उस 1000 साल पुरानी स्नो जिनसेंग और उस पिल को अपने सामने रखा होता है। साथ ही जॉन उन दोनों को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है पहली बात मुझे पता है कि मुझे उन हर्ब्स को यूज करना है जो मैंने मार्शल आर्ट गॉड की केव से क्लियर रिवॉर्ड के रूप में ऑब्टेन किए हैं। तो जॉन के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि जो कह रहा होता है मैं वैसे तो तुम्हें देखता रहूंगा लेकिन अगर कुछ भी डेंजरस लगे तो तुम मुझे बुला लेना। तो जॉन कह रहा होता है हाँ अगर मुझे कुछ भी गड़बड़ लगी तो मैं तुम्हें तुरंत बुला लूंगा। तो इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि जॉन उस पिल को खा जाता है और खाती जॉन के अंदर से काफी एनर्जी निकल रही होती है। तो ये सब देखते हुए जॉन मन ही मन कह रहा होता है
मुझे इस अनबेरेबली हीट को सहन करना होगा क्योंकि यान एनर्जी अभी तक पूरी बॉडी में नहीं फैली है। एक बार जब ये यान एनर्जी धीरे धीरे मेरी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने लगेगी, उसके बाद मैं स्नो जिनसिंग को खा सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि यान एनर्जी जॉन की पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है और एनर्जी के सर्कुलेट होने के बाद जॉन स्नो जिनसिंग को खा लेता है और उसे खाते जॉन के अंदर से काफी सारी एनर्जी निकल रही होती है। तो ये देखते हुए जॉन मन ही मन कह रहा होता है, यान एनर्जी मेरी बॉडी में हर मेडियन को फ्रीज कर रही है, इसलिए मुझे अपने एनर्जी चैनल को काम करने की जरूरत है। इसके बाद हम जो को देखते हैं और वो जॉन को देखकर काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, अरे नहीं यंग मास्टर बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं, क्या मुझे किसी को बुला लेना चाहिए। तो जो कि इतना कहती हम देखते हैं कि जॉन अपने आप को शांत कर लेता है और ये देखते हुए जो मन ही मन कह रहा होता है, अरे ये तो कल्टीवेशन टेक्निक है, लेकिन ये स्वॉर्ड सीन क्लैन में यूज्ड कल्टीवेशन टेक्निक नहीं लग रही है, ये तो ट्राई माइंड टेक्निक है। ये एक सैड और पैथेटिक माइंड टेक्निक है, लेकिन ये टेक्निक तुम्हें सिखा सकती है कि तुम माना का यूज कैसे कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जो जॉन को शांत होता हुआ देखकर काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रहा होता है, इम्पॉसिबल, ये सर्कुलेट हो रहा है, मैं अपनी आंखों से देखने के बावजूद इस पर बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। ये सच में एक मिरेकल है कि उसने 1000 साल पुरानी जिनसिंग को ऑब्टेन कर लिया, लेकिन ये बात तो उससे भी ज्यादा इनक्रेडिबल है कि उसने कल्टीवेशन टेक्निक को परफॉर्म कर लिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जॉन बाहर जा रहा होता है। साथ ही हम देखते हैं कि जॉन को एक पर्सन की कई भी बात याद आ जाती है कि यंग मास्टर तुमने कल्टीवेशन ट्रेनिंग की टेक्निक कैसे की। तो जॉन उस पर्सन को जवाब देता है, मैंने किसी को कॉपी करके थोड़ा बहुत सीखा है। तो ये बात याद करने के बाद जॉन मन ही मन कह रहा होता है, वो सच में मुझे काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा था, लेकिन मैंने इस बात को अच्छी तरह से कवर कर लिया है, इसलिए कोई भी इशू होना नहीं चाहिए। तो इतना सोचते हुए जॉन एक खाली प्लेस पर पहुंच जाता है। साथ ही आसपास देखते हुए कह रहा होता है, ये एक अच्छी प्लेस होनी चाहिए। तो इतना कहने के बाद जॉन स्टैट्स विंडो कहता है और इसी के साथ जॉन के सामने उसकी स्टैट्स विंडो ओपन हो जाती है। फिर अपने स्टैट्स देखने के बाद जॉन मन ही मन कह रहा होता है, ग्रेट, मेरी मैजिक रैंक बढ़कर B हो गई है और मुझे एलिक्सर से बफ भी रिसीव हुआ है। तो चलो अब इसे ट्राई करने का टाइम आ गया है। इसके बाद हमें एट्रीब्यूट मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया जा रहा होता है, एक स्किल जिसे यून सोंगा कहा जाता है, एक स्वॉर्डमैन ने अपने ओवरवॉल्मिंग माना को रोकने के लिए बनाया था। ये स्ट्रेंथ को मिलाकर ऑरा के रूप में मैनिफेस्ट हो सकता है और तुम्हें एट्रीब्यूट मैजिक पावर प्रोवाइड करता है। यून सोंगा हीरो रोड में दिखाई देने वाला एक कैरेक्टर है और उसकी यूनिक एबिलिटी ड्रैगन हार्ट है। उसके पास एक स्पेशल हार्ट है जो उसे इनसेन अमाउंट में माना प्रोड्यूस करने के लिए अलाउ करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन यूनिक एबिलिटी का यूज करते हुए ग्राउंड में काफी जोरदार पंच मारता है और अपने पावर का इफेक्ट देखकर मन ही मन कह रहा होता है, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, ये पावरफुल पंच एक A रैंक स्किल है। तो इतना कहने के बाद जॉन सडनली काफी थक जाता है और उसकी सांसें भी फूलने लगती है। तो ये फील करने के बाद जॉन मन ही मन कह रहा होता है, इसमें सच में काफी ज्यादा माना यूज होता है और मुझे इससे यही उम्मीद थी, क्योंकि एट्रीब्यूट मैनिफेस्टेशन एक स्किल है जो यून सोंगा के ओवरवॉल्मिंग माना को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। तो इतना सोचने के बाद जॉन कह रहा होता है, मैं सिर्फ 1000 साल पुरानी स्नो जिनसिंग की बदौलत ही बच पाया हूँ, मैं तो नॉर्मली ऐसी स्किल को यूज करने की कोशिश भी नहीं करूँगा। तो इतना कहने के बाद जॉन आसमान की ओर देखते हुए कह रहा होता है, यून सोंगा, मुझे लगता है कि वो अभी अमेरिका में होना चाहिए, बाद में कभी उससे मिलना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का टाइम दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि मिन जॉन से कह रहा होता है, यंग मास्टर, तुम्हारा नाश्ता, आज तुम सच में काफी जल्दी उठ गए हो और इस वजह से मैं पूरी नींद नहीं ले पाया। तो जॉन कह रहा होता है, हे मिन, क्या आज सुबह क्लैन कुछ कर रहा है? फिर मिन कह रहा होता है, आज संडे है, इसलिए क्लैन के मेंबर ट्रेनिंग को ऑब्जर्व करेंगे। और वैसे उन्होंने ये भी पूछा क्या यंग मास्टर ट्रेनिंग करना चाहेंगे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। आखिरी बार तुमने ऐसा तब किया था जब तुम छोटे थे। तो जॉन कह रहा होता है, इस बार मैं ये करने जा रहा हूँ। फिर ये सुनकर मिन काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या तुम सच में ये करने जा रहे हो? तो जॉन कह रहा होता है, क्लैन के मेंबर के रूप में इसमें पार्टिसिपेट करना मेरी ड्यूटी है।
फिर मिन कह रहा होता है, हाँ लेकिन तुमने बस इसे एक बार देखा था जब तुम छोटे थे, और तब तुमने कहा था कि तुम ऐसा कुछ दोबारा करना नहीं चाहोगे, और इसलिए ही क्लैन का मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। तो जॉन कह रहा होता है, अरे तुम्हारी बात काफी हो गई, हमारे पास 1 आवर ही बचा है, मैं रेडी होकर वहां जाने वाला हूँ, इसलिए तुम उन्हें बता देना कि मैं पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। तो मिन कह रहा होता है, हाँ मैं बता दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम थोड़ी देर बाद मिन और जॉन को ट्रेनिंग ग्राउंड में देखते हैं, और जॉन को वहां पर देखकर एक पर्सन कह रहा होता है, अरे क्या ये जॉन नहीं है? तो उसके पास में खड़ा हुआ पर्सन कह रहा होता है, आखिर क्या चल रहा है, क्या वो मॉर्निंग की ट्रेनिंग को ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ आया है? फिर वो पहला वाला पर्सन कह रहा होता है, अरे बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके बाद हमें बताया जा रहा होता है, ये स्वॉर्ड सीन क्लैन की ओल्ड कस्टम यानी पुरानी प्रथा है। स्वॉर्ड सीन क्लैन की ट्रेनिंग हर सुबह एक ग्रुप ट्रेनिंग सेशन से गुजरते हैं, और मास्टर कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर और स्वॉर्ड सीन क्लैन फैमिली मेंबर ट्रेनिंग सेशन को ऑब्जर्व करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन आसपास देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, यार ये कस्टम कितना यूजलेस है, और खासकर वो क्लैन का हेड। तो इतना सोचने के बाद जॉन स्वॉर्ड सीन क्लैन के करंट हेड यू मोहाक की ओर देखने लगता है। फिर आगे मन ही मन कह रहा होता है, ये प्रेशर कोई मजाक नहीं है, यू मोहाक मास्टर, उसके पीछे जरूर मास्टर कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर्स होंगे। फिर जॉन के इतना सब सोचने के बाद हम देखते हैं कि जियोंग जॉन से कह रही होती है, जॉन मैंने सुना कि तुम पर मॉन्स्टर ने अटैक किया, क्या तुम ठीक हो? तो जॉन जियोंग को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, ये जियोंग है स्वॉर्ड सीन लिनिएज यानी वंश की सबसे बड़ी बेटी। और इतना सोचने के बाद जॉन्ग जियोंग से हंसते हुए कह रहा होता है, हाँ एल्डर सिस्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे कंसर्न के लिए थैंक यू, मैं फिजिशियन जो की हेल्प से अब पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि केन जॉन को देखकर कह रहा होता है, देखो क्या लूजर है, स्वॉर्ड सीन का एक मेंबर मॉन्स्टर के अटैक करने पर मौत के कगार पर आ गया, तुम हमारी फैमिली के लिए कलंक हो। तो ये सुनकर जॉन मन ही मन कह रहा होता है, मुझे फिलहाल ये सहन करना ही होगा, मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ। और वैसे उसके बगल में बैठी हुई यो मिनसेन है। मिनसेन स्वॉर्ड सीन क्लैन की 4th डॉटर है। इसके बाद हम देखते हैं कि केन आगे कह रहा होता है, मैंने सुना है कि तुम अक्सर मेडिकल रूम में आते रहते हो, क्या तुम्हें मेडिसिन में इंटरेस्ट है? क्योंकि तुम्हारे अंदर स्वॉर्डमैनशिप का कोई टैलेंट नहीं है, वैसे ये तुम जैसे किसी पर्सन के लिए काफी सुटेबल होगा, जो अपने रूम में बुक रीड करने के अलावा और कुछ भी नहीं करता है। तो ये सुनने के बाद जॉन मन ही मन कह रहा होता है, मैंने इजी शुरुआत करने की कोशिश करी, लेकिन अब मुझे जल्द ही मेन इवेंट में पहुंचना होगा। फिर जॉन के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि केन आगे कह रहा होता है, पैथेटिक लिटिल बास्टर्ड, क्या इसके बाद तुम मुझे फॉलो करोगे? मैं तुम्हें मार डालूंगा, मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें प्रॉपर स्वॉर्डमैनशिप टीच करूंगा। तो ये सब सुनने के बाद जॉन इंटेंस लुक के साथ कह रहा होता है, एल्डर ब्रदर क्या तुम अपना मुंह बंद रख सकते हो? तो ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान होकर जॉन की ओर देख रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद केन काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या तुमने क्या कहा? तो जॉन कह रहा होता है, मैं यहाँ तक तुम्हारी सांस की बदबू सूंघ सकता हूँ, क्या तुमने सिगरेट और कॉफी पीने के बाद अपनी सांसों पर ध्यान नहीं दिया? फिर ये सुनकर केन काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? तो जॉन वहां से जाते हुए कह रहा होता है, मैं तुम्हें सिर्फ ये एडवाइस दे रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास वुमेन को चेज करने का टाइम है तो अपने टीथ प्रॉपरली ब्रश करने के लिए भी टाइम निकाल लो, और हाँ अपने टंग को भी क्लीन करना मत भूलना। तो जॉन की ये बात सुनने के बाद जियोंग हंसने लगती है, और दूसरी तरफ केन काफी गुस्से में कह रहा होता है, कमीने मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन मोहक के सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है, साथ ही कह रहा होता है, फादर मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ। और इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है, चलो ठीक है अब मेरे फर्स्ट क्विज का टाइम है। तो ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान होकर जॉन की तरफ देख रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मोहक कह रहा होता है, सभी लोग ट्रेनिंग शुरू करो, हेवन सर्जिंग स्वॉर्ड टेक्निक फर्स्ट फॉर्म है। और इतना कहने के बाद मोहक जॉन से कह रहा होता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये कोई ऐसी प्लेस नहीं है जहाँ मार्शल आर्ट में इंटरेस्ट या टैलेंट के बिना किसी को होना चाहिए। तो जॉन कह रहा होता है, मेरे अंदर रिसेंटली मार्शल आर्ट के लिए काफी इंटरेस्ट आ गया है। फिर ये सुनकर मोहक कह रहा होता है, क्या इंटरेस्ट? तुम तो हमेशा से ये कहते रहे हो कि तुम लोगों को मारने की टेक्निक सीखना नहीं चाहते हो,
तो जॉन कह रहा होता है, खैर मुझे लगता है कि मैंने ऐसा कहा था, लेकिन मौत की कगार पर पहुंचने के बाद मेरा माइंड थोड़ा चेंज हो गया है। वैसी सिचुएशन में कुछ भी ना करके मरने के बजाय मैं अपने सर्वाइवल के लिए मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ। मैंने अपने सारे बेकार थॉट्स को पीछे छोड़ दिया है और अब मैं 4 मास्टर कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर में से किसी एक से मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ। फिर ये सुनकर केन कह रहा होता है, अरे तुम मुझे मत हंसाओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जैसे किसी पर्सन को हमारे मास्टर कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर से सीखने का राइट है? ये सच में काफी ज्यादा रिडिकुलस है। ये बात सुनकर तो स्टे डॉग भी हंसेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि मोहाक कह रहा होता है, मार्शल आर्ट के लिए तुम्हारा टैलेंट बेकार है। ऐसे बेकार टैलेंट वाले किसी पर्सन को सिखाना टाइम की बर्बादी होगी। तो जॉन कह रहा होता है, लेकिन क्या अगर मेरे अंदर टैलेंट हुआ तो क्या मैं सीख सकता हूँ? और इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है, मैं जानता हूँ कि तुम एग्जैक्टली क्या कहोगे। और इतना सोचने के बाद जॉन आगे कह रहा होता है, मैं तुम्हें अपना टैलेंट प्रूव करूंगा। एक मास्टर कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर द्वारा सिखाए जाने वाले टैलेंट के लिए ये इनफ है। फिर ये सुनकर मोहक कह रहा होता है, अच्छा तुम अपने आप को प्रूफ कैसे करोगे? तो जॉन कह रहा होता है, फर्स्ट मेन इवेंट में जो एग्जैक्टली 1 वीक बाद है, मैं ब्रदर केन को मुकाबले में डिफीट कर दूंगा। फिर ये सुनकर केन काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या तुम सच में मुझे एक जोक की तरह ले रहे हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी बात एक ऐसे लड़के से सुनूंगा जिसने कभी भी मार्शल आर्ट नहीं सीखा। इसके बाद हम दोबारा जॉन को देखते हैं और वो आगे कह रहा होता है, फादर बताइए आप क्या कहते हैं? तो मोहाक कह रहा होता है, मैं तुम्हें ट्राई करते हुए देखना चाहता हूँ। हालांकि तुम ये माइंड में रखना कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है। अगर तुम इसमें फेल हो गए तो उसके बाद तुम हमारे क्लैन के मेंबर नहीं रहोगे। तुम्हें एटलीस्ट इतना रिस्क उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जॉन कह रहा होता है, यस फादर मैं इसके लिए तैयार हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट डे जॉन को ट्रेनिंग ग्राउंड में देखते हैं। साथ ही वो मन ही मन कह रहा होता है, मेरे पास सिर्फ 1 वीक है। अगर मैंने केन को डिफीट कर दिया तो मैं 4 मास्टर इंस्ट्रक्टर में से एक से मार्शल आर्ट सीख सकता हूँ। सिंपल वर्ड में मैं ये कह सकता हूँ कि इस इवेंट का रिवॉर्ड फ्री में एक न्यू स्किल सीखना है। माना स्केयरक्रो में संचार के लिए यूजर के माना के एक सर्टेन अमाउंट का यूज करना है और लिमिट क्षमता के बावजूद स्केयरक्रो मूव और अटैक करने में एबल है। तो इतना सब सोचने के बाद जॉन काफी खुश होते हुए कह रहा होता है, कैन देखो अब तुम मरने वाले हो। इसके बाद हम वहां पर एक पर्सन को देखते हैं जो जॉन को ट्रेनिंग करता हुआ देखकर कह रहा होता है, देखो वो वीक जॉन ट्रेनिंग कर रहा है। मैंने सुना है कि जब मिस्टर कांग ने उसे ट्रेनिंग दी तो वो रोते हुए भाग गया। फिर ये सुनकर उसके पास में खड़ा हुआ पर्सन कह रहा होता है, तो इस बार भी ये काफी ज्यादा मजेदार रहेगा। फिर वो पहले वाला पर्सन कह रहा होता है, वैसे मैं काफी ज्यादा वंडर हूँ कि वो कितने टाइम तक टिक पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन ट्राई फिश टेक्निक का यूज करते हुए मन ही मन कह रहा होता है, ये एक फिश टेक्निक है जो कुछ बैक एली लूजर ही सीखते हैं। तुम इसके अंदर 3 मूव सीख सकते हो, जो कि सिंपल कॉम्बैट पंच कैसे मारना है और स्ट्राइक करने के लिए एल्बो का यूज कैसे करना है। तो इतना सब सोचने के बाद हम देखते हैं कि जॉन किंग कॉन्ग टेक्निक का यूज करते हुए अपने एल्बो से उस स्कैरक्रो पर काफी जोरदार अटैक करता है। तो जॉन के इतना करने के बाद हम देखते हैं कि सीन भी उसे ट्रेनिंग करता हुआ देख रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन को ट्रेनिंग करते हुए 3 दिन हो गए होते हैं और हाँ जॉन को ट्रेनिंग करता हुआ देखकर मन ही मन कह रही होती है, यंग मास्टर की ट्रेनिंग में सच में कुछ भी स्पेशल नहीं है। वो बस किंग कॉन्ग टेक्निक का यूज करके इधर उधर भाग रहा है और ट्री फिश का यूज करके कुछ डम से फाइट कर रहा है। लेकिन आखिर वो करना क्या चाहता है? क्या उसके पास दिन भर किंग कॉन्ग का यूज करते हुए दौड़ने की एनर्जी है? वो चाहे कितनी भी देर तक ट्रेनिंग करे, उसका पोस्चर थोड़ा भी नहीं बिगड़ता है। वो सच में काफी स्ट्रेंजली एक्सपीरियंस है। वैसे सभी चीजों में से वो फिश टेक्निक ही यूज क्यों कर रहा है? इसके बाद हम देखते हैं कि हान के पास आकर एक पर्सन कह रहा होता है, क्या तुमने इस मामले पर अपना माइंड चेंज नहीं किया? तो हान कह रही होती है, नहीं थैंक यू, लेकिन मैंने अभी अपना माइंड चेंज नहीं किया है। फिर वो पर्सन कह रहा होता है, अगर तुम मिस्टर टेरेंग को सपोर्ट करो तो ये ज्यादा कन्वीनियंट होगा। तो सीन गहरी होती है, ग्रैंड मास्टर ली आप अपना ख्याल रखिए, अब मुझे जाना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें रात का टाइम दिखाया जाता है और हान भी ट्रेनिंग करके थक कर रुक गया होता है। साथ ही आसपास टूटे हुए स्कैरक्रो को देखते हुए कह रहा होता है, मैंने इसे पूरी तरह से डिफीट कर दिया है। और इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है, मैं थोड़ा वरीड था कि गेम के कंपेयर में इसमें थोड़ा डिफरेंस हो सकता है,
लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये 1000 साल पुरानी स्नो जिनसेंग की बदौलत है। अगर वो नहीं होता तो मैं अभी तक बेहोश हो गया होता। तो जॉन के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर हान आकर उससे कह रही होती है, जॉन क्या तुम्हें यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा? तो हान को देखकर जॉन मन ही मन कह रहा होता है, ये वॉच तो हान की है। स्वॉर्ड सेंट क्लैन की क्लास सिस्टम कुछ इस तरह है, पेट्रियार्क, ब्लड टाइस, फिर ग्रैंड मास्टर, मास्टर और लास्ट में ट्रेनी। ग्रैंड मास्टर और मास्टर अपने फेवरेट सक्सेसर को सपोर्ट करते हैं और ये नेचुरल है कि सक्सेसर के रूप में तुम्हें जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा कंपटीशन में तुम्हारा उतना ही फायदा होगा। हालांकि कुछ मास्टर तो ऐसे होते हैं जो न्यूट्रलिटी मेंटेन करना चूज करते हैं और इसका एक एग्जाम्पल हान है। तो इतना सोचने के बाद जॉन हान से कह रहा होता है, तुम्हारा क्या मतलब है? फिर हान कह रही होती है, कैन ने क्लैन के ग्रेट मास्टर से काफी लंबे टाइम तक ट्रेनिंग ली है। तो ये सुनकर जॉन कह रहा होता है, तो क्या हुआ? क्या तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि फाइट का क्या मतलब है? मुझे वैसे भी कभी भी पीटा जा सकता है। फिर हान कह रही होती, नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तो जॉन कह रहा होता है, मैं श्योर हूँ कि तुम्हारा यही मतलब था। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही पूछता। खैर, किसी भी मामले में मैंने बिना किसी रीजन के फाइट करने के लिए नहीं कहा। मेरे पास तो अपने आइडियाज हैं। फिर ये सुनकर हान कह रही होती है, क्या तुम्हारे आइडिया यानी फिश टेक्निक? तो ये सुनकर जॉन मानीवन कह रहा होता है, उसकी आज क्यूरियोसिटी से भरी हुई है। पर ये किस बात की क्यूरियोसिटी है? हान तो एक यूनिक वन है। स्वॉर्ड सेंट क्लैन के ज्यादातर मेंबर्स को स्वॉर्डमैनशिप के अलावा किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी। वो स्वॉर्डमैनशिप के अलावा बैटल के अदर मेथड्स में भी उसे काफी इंटरेस्ट था और वो इसका यूज करके और ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहती थी। हालांकि वो बस खुद को रोकती है एक मास्टर के रूप में उसकी पोजीशन की वजह से, लेकिन एक सक्सेसर के लिए फिश का यूज करना। तो जॉन के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि हान कह रही होती है, ये स्वॉर्ड सेंट क्लैन है, ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ तुम्हें सिर्फ स्वॉर्डमैनशिप सीखनी चाहिए। फिर ये सुनकर जॉन कह रहा होता है, आखिर ये डिसीजन किसने लिया? पास्ट में मार्शल आर्ट गॉड ने फिश टेक्निक, स्पीयर्स यानी भाले और यहाँ तक कि बो एंड एरो का भी यूज किया था। उन्होंने फाइट में सभी मेथड्स का यूज किया। तो फिर स्वॉर्ड सेंट क्लैन को सिर्फ स्वॉर्ड का ही यूज क्यों करना चाहिए? फिर ये सुनकर हान कह रही होती, हाँ तुम सही कह रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन आगे कह रहा होता है, मास्टर हान अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा उस स्टूपिड रूल के साथ खिलवाड़ करने का कोई इंटेंशन नहीं है। मुझे बस स्ट्रांग बनने के लिए जो कुछ भी सीखने की जरूरत है, मैं बस उसे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर ये सुनकर हान काफी हैरान सी लग रही होती है और इसी के साथ जॉन मन ही मन कह रहा होता है, अगर ऑनेस्टली कहें तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्शल गॉड ने सिर्फ शॉट की टेक्निक ही छोड़ी है, लेकिन कौन जानता है कि ऐसा क्यों है। मार्शल गॉड कभी भी गेम में डायरेक्ट अपीयर नहीं हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हान कह रही होती है, अच्छा ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम क्लैन के ट्रेनिंग मेथड तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो, इसलिए तुम ऐसा सोचने में एबल हो। खैर देखा जाए तो मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम्हें जरूरत हो तो ट्रेनिंग में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो जॉन कह रहा होता, क्या तुम्हें नहीं पता कि सब मुझे फ्रिवलेस समझते हैं, यानी तुच्छ समझते हैं, इसलिए अगर तुम मुझे सिखाओगी तो सब लोग तुम्हें भी वैसी ही नजर से देखेंगे। फिर हान कह रही होती है, अरे मैं तो पहले से ही इस क्लैन में आउटकास्टर हूँ। वैसे थोड़ा रूड लग सकता है, लेकिन हम दोनों को ही नीची नजरों से देखा जाता है, इसलिए क्या अब भी तुम्हें ऐसा लगता है अगर मैं तुम्हें सिखाऊं तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? तो जॉन कह रहा होता है, ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ। फिर हान कह रही होती है, तो फिर ठीक है अब हम इसे शुरू करते हैं, तुम अब अच्छे से बैठ जाओ। तो जॉन कह रहा होता है, रुको काफी देर हो गई है, हम कल से शुरू करेंगे। फिर हान कह रही होती, चलो इतना भी वीक मत बनो, आखिर तुम कैन के अगेंस्ट इस तरह कैसे जीतोगे। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का टाइम दिखाया जाता है और जॉन हान को बाय बोलकर ट्रेनिंग ग्राउंड से जा रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें पिछली रात दिखाई जा रही है, जहां पर हम देखते हैं कि हान जॉन की शोल्डर प्रेस करते हुए कह रही होती है, क्लैन में हम अपने बेस के रूप में हेवन सर्जिंग टेक्निक का यूज करते हैं। खैर इसमें मास्टर बनने में काफी ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि ये टेक्निक मार्शल गॉड के थ्रू छोड़ी गई थी, इसलिए इस काम के लिए इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है।
हालांकि मैंने हेवन सर्जिंग माना टेक्निक को थोड़ा मॉडिफाई किया है, जो मैं तुम्हें सिखाऊंगी। चलो अब मैं तुम्हारी बॉडी में थोड़ा माना इंजेक्ट करने वाली हूँ, और तुम प्लीज बस इस बात पर ध्यान देना कि मैं माना को किस तरह मैनिपुलेट कर रही हूँ। तो इतना कहने के बाद हान जॉन की बॉडी में माना इंजेक्ट करने लगती है, और साथ ही मन ही मन कह रही होती है क्या आखिर उसके डेंटियन का साइज क्या है। वैसे खैर इसमें वंडर होने वाली कोई बात नहीं है कि वो इतने लंबे टाइम तक किंग कॉन्ग टेक्निक को कारगर रखने में कामयाब कैसे रहा। इसका साइज उस पर्सन के लिए नहीं है जिसने अभी अभी माना कल्टीवेट करने की टेक्निक के बारे में सीखना शुरू किया हो। इसके अलावा माना को कंट्रोल करके मैं उसकी वाइटल एनर्जी को फील कर सकती हूँ, और ये भी कि उसकी फिजिक कितनी बैलेंस है। ये ऑलमोस्ट हेवन फिजिक बस्टो की तरह है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन हान से कह रहा होता है अच्छा तो तुम ये इस तरह करती हो, मैं भी अभी इसे ट्राई करूंगा। तो हान कह रही होती बिल्कुल मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, और इसी के साथ वो मन ही मन कह रही होती है इस कल्टीवेशन टेक्निक पर कंट्रोल पाने के लिए न सिर्फ काउंटलेस आवर की प्रैक्टिस बल्कि एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। यंग मास्टर ने अपनी पूरी लाइफ में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ढंग से नहीं की है। किसी इनेट टैलेंट यानी जन्मजात टैलेंट जैसे उसके डेंटियन का साइज या उसके फिजिक में कंटेन पोटेंशियल, उसकी टेक्निक को एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो हान के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि जॉन हान से कह रहा होता है इंस्ट्रक्टर मैंने कैसा किया। फिर हान कह रही होती है बिल्कुल परफेक्ट था। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें करंट स्टोरी दिखाई जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि सुबह हो गई होती है और जॉन हान को बाय कहकर ट्रेनिंग ग्राउंड से जा रहा होता है, और इसी के साथ हान मन ही मन कह रही होती है उसने इसे एक बार देखने के बाद ही पूरी तरह से रिपीट कर लिया। वो सच में रिडिकुलसली टैलेंटेड है। खैर देखा जाए तो वो अपने सिबलिंग्स में से सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। तो इतना सोचने के बाद हान जॉन की कई बार याद कर रही होती है मैंने सुना था कि मार्शल गॉड हर एस्पेक्ट में स्किल्ड है, स्वॉर्डमैनशिप, फिस्ट टेक्निक, स्पेयरमैनशिप और यहाँ तक कि आर्चरी में भी। तो फिर स्वॉर्ड सेंट क्लैन जो कि मार्शल गॉड के थ्रू बनाया गया था वो सिर्फ स्वॉर्ड का यूज क्यों करते हैं। खैर मेरा उन घटिया रूल्स और मेथड्स को फॉलो करने का कोई इंटेंशन नहीं है। मुझे स्ट्रांग बनने के लिए जो भी मेथड सीखना पड़े मैं वो सीखने के लिए तैयार हूँ। तो ये बात याद करने के बाद हान मन ही मन कह रही होती है शायद ये उतनी बुरी बात नहीं है, मैंने भी कभी किसी सक्सेसर को सपोर्ट करने की प्लानिंग नहीं बनाई थी। हालांकि ये बात तो है कि जॉन अभी भी काफी दूर है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जॉन अपने रूम में लेटा होता है और जॉन के सामने एक विंडो ओपन होती है, साथ ही वो कह रहा होता है ये सच में काफी इजी है, मुझे कभी भी इनफ फ्री स्किल नहीं मिल सकता है। और इतना कहने के बाद वो मन ही मन कह रहा होता है फर्स्ट वर्ड के बजाय स्किल से ट्रेनिंग ले, सेकंड ऐसे वर्ड बोले जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, थर्ड काफी टैलेंट रखे। एक बार जब मैं इन कंडीशन को पूरा करने में एबल हो जाऊंगा तो हान उसके बाद तुम मुझे 2 स्किल सिखाओगी और उसमें से एक हेवन सर्जिंग टेक्निक है। तो जॉन के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि उसके सामने हेवन सर्जिंग की विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है माना कल्टीवेशन टेक्निक गॉड यूज करते हैं। ये माना को अक्यूमुलेट करने और फिजिक को एक्टिव करने पर फोकस है, और हान के थ्रू किए गए मॉडिफिकेशन की वजह से कल्टीवेट माना के अमाउंट में इंक्रीज हुआ है। तो ये देखने के बाद जॉन अपना पास्ट याद करते हुए जहाँ पर वो हान को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है ये मेरे लिए काफी ज्यादा इजी है, लेकिन हान की इंटरेस्ट क्वेस्ट को पूरा करना रियल में काफी मुश्किल है। भले ही मैं अदर सभी कंडीशन को पूरा कर लूं और अगर मेरे पास टैलेंट नहीं है तो वो मुझे छोड़ देगी। इसके बाद सीन करंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन अपने बेड में लेटकर मन ही मन आगे कह रहा होता है जैसे कि कहा जा रहा है करंटली मुझ में अदरवर्ल्डली टैलेंट है, ऐसा टैलेंट तुम किसी भी तरह से जाने नहीं दोगे। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक पर्सन जॉन को दौड़ता हुआ देखकर मन ही मन कह रहा होता है आखिर वो अभी तक थका क्यों नहीं है। तो उसके साथ में खड़ा हुआ पर्सन कह रहा होता है कि स्पारिंग यानी मुकाबला शुरू होने से पहले वो बीमार हो जाएगा। तो उस पर्सन के इतना कहने के बाद हम जॉन और हान को देखते हैं और वो दोनों ही काफी देर से रनिंग कर रहे होते हैं। साथ ही हान जॉन से कह रही होती है यंग मास्टर तुम किंग कॉन्ग टेक्निक का यूज ऐसे नहीं कर सकते हो, और चलो अपने पैर और तेजी से चलाओ, तुम काफी बढ़िया काम कर रहे हो,
चलो थोड़ा और फोकस करो। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें इवनिंग का टाइम दिखाया जाता है और जॉन ट्रेनिंग करके थक कर रुक गया होता है। साथ ही हान जॉन से कह रही होती है, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे लिए इतना काफी होगा और हाँ तुम्हें ये मेक श्योर कर लेना चाहिए कि कल के लिए तुम टॉप कंडीशन में हो। तो जॉन कह रहा होता है, इंस्ट्रक्टर हान हेल्प के लिए तुम्हारा थैंक यू, मैंने तुमसे काफी कुछ सीख लिया है। फिर हान कह रही होती है, वैसे जॉन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम बिना किसी कंप्लेन के पूरी ट्रेनिंग से गुजर जाओगे। तो जॉन जवाब देता है, अरे ये सब तो तुम्हारे इनकरेजमेंट की वजह से है, मैं ये काम अकेले नहीं कर पाता। प्लीज हान मेरे साथ बने रहो और मुझे कोच करते रहना, मुझे आगे सच में काफी कुछ करना है, स्पेशली हेवन सर्जिंग माइंड टेक्निक और किंगोंग टेक्निक से जो तुमने मुझे अभी अभी सिखाई है। फिर ये सुनकर हान कह रही होती है, अच्छा ऐसा है, और इसी के साथ वो मन ही मन कह रही होती है उसके पास काम करने के लिए काफी कुछ है, हालांकि ये जरूरी नहीं है। जैसे कि हेवन राइजिंग माना टेक्निक के साथ था, वो उसे भी ठीक इसी तरह एक्सिक्यूट करने में एबल है जैसा मैंने उसे पहले ट्राई में सिखाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर सडनली कैंग आ जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, कमीने जॉन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो कैंग को देखने के बाद जॉन हान से कह रहा होता है, इंस्ट्रक्टर तुम इससे बाहर रहो। फिर हान कह रही होती है, एक्सक्यूज मी इससे तुम्हारा क्या मतलब है। तो हान की इतना कहती हम देखते हैं कि कैन सडनली जॉन को काफी जोरदार पंच मार देता है और उसका कॉलर पकड़ते हुए कह रहा होता है, क्या तुम सच में मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तो अब इस वीडियो का एंड यहीं पर होता है और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।